तो आपकी जितनी भी वेतन है ना उसकी दुगनी बोल दीजिए। दुगनी। तो आपका बात करने का जो लहजा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, प्रभु कृपा। एक शब्द तो नहीं है, दो शब्द। दो शब्द। मर्चेंट नेवी बहुत महंगी पढ़ाई होती है। बिल्कुल। पर मैंने देखा है आप डराते रहते हैं लोगों को। नर्क में आपका स्वागत है। कितने दिन के पैर छू के वापस आए आप? औरतें भी तो जो है वो भी तो जाते होंगे मर्चेंट नेवी में, बट आई हैव नॉट सीन मच। जी मैंने भी ज्यादा नहीं देखी। एक मिनट, स्पॉन्सरशिप मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे देंगे आपके कॉलेज के? टैटूज ट्रेडिशनल भी हैं सेलर्स के लिए। हाँ जी, हाँ ये बढ़िया है। तो जो जिस भी आप शिप में हैं वहाँ पे एक टैटू शॉप भी है। डू यू मेडिटेट? जी जी आप बिल्कुल। मेडिटेट भी करते हैं? हाँ जी। इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप भाई? सो हम लोग बात कर रहे थे सैलरी के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट जब आपका ख़त्म होता है तब सैलरी बढ़ती है या फिर एक 6 महीने का पीरियड होता है उसके बाद सैलरी बढ़ती है, आप बता रहे थे। तो जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करने जा रहे हाँ हैं जी। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखित होता है किस हिसाब से बढ़ने वाली है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के अंत में बढ़ेगी, या ये 3 महीने बाद 6 महीने बाद बढ़ेगी, या 2 कॉन्ट्रैक्ट लगाने के बाद बढ़ेगी, या 1 साल बाद बढ़ेगी, ये उस पर लिखित होता बट ऐसे जनरली क्या होता है कॉन्सेप्ट? है। आम तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के अंत में जब अगला कॉन्ट्रैक्ट आप दस्तखत करेंगे उसमें आपको थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी वेतन। अप्रोक्सीमेटली कितनी? अब ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है आपकी कंपनी पे। कंपनी कितना बढ़ा सकती है, कितनी अमीर है, कितनी शातिर है। शातिर। ज़्यादा अमीर होती हैं लेकिन ज़्यादा शातिर हों तो ज़्यादा भी नहीं बढ़ाएंगी। और कईयों को आवश्यकता इतनी होती है, जल्दी इतनी होती है, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। इसमें हमारे समुद्र में और ज़मीन में क्या अंतर है? ज़मीन में आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, अभी ये नहीं मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा और आपको कोई जल्दी नहीं है। समुद्र में होता है एक व्यक्ति है जिसके 6 महीने पूरे हो गए हैं, उसे घर आना है। यदि उसे घर आना है तो एक व्यक्ति आपको भेजना भी पड़ेगा, और वो मिल नहीं रहा है किसी कारणवश। जो रखा था आपने, जिसको तैयार किया था कि ये जाएगा, वो नहीं आ पाया, वो बीमार पड़ गया या कुछ और हो गया, आपातकालीन स्थिति आ गई, वो नहीं आ पा रहा। अब आपको किसी और की खोज है, तो आ जाता है मेरे जैसा व्यक्ति। खिलाओ अवसर पे। अफसर, हाँ, मौके पे चौका, अफसर का लाभ उठाना। अब जब वो बोलते हैं कि आ जाओगे, बड़े प्रेम पूर्वक बात करते हैं, उस समय आपको उनके लहजे से समझ आ जाएगा कि इनको कितनी आवश्यकता है। उस समय आपको फायदा उठाना है। तो आपकी जितनी भी वेतन है ना उसकी दुगनी बोल दीजिए। ये What? आपको दुगनी? आपको सच में अचंभित होंगे। हाँ, मैं हो गया। लेकिन हूबहू पालिका बाजार है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट रेट क्या चल रहा है। इस पदवी का, जिस पदवी पे आप हैं, हाँ जी, उसका मार्केट रेट क्या है, कम से कम कितनी मिल रही है और अधिकतम कितनी जा पा रही है। तो दुगनी बोलिए। अगर अधिकतम से ऊपर है तो फिर तो बेवकूफ़ी होगी। जितनी अधिकतम आपको दाम अधिकतम पता है, या तो उतना रखें, या जितना पिछला कॉन्ट्रैक्ट था उसका दुगना बोले। मैंने सदा ही दुगना बोला है, तो मुझे बीच का एक 50% बीच का एक स्तर मिल जाता है, जिसे मैं प्रभु का प्रसाद मानता हूँ और ले लेता हूँ बड़े चाव से और चखता हूँ। तो मेरा पैंतरा सदा यही रहता है, नई कंपनी में जाओ, घात लगाकर बैठे रहो, अवसर अवश्य प्रभु देंगे, घात लगा के बैठे रहो। हमेशा बात करनी है इस प्रकार से कि आप तो, मेरा तो यही दाम है। ऐसे मत सोचने लग जाना यार कितनी बोलूं, दुगनी बोल दूं या ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, इतनी बोल दूं, $500 ज़्यादा बोलूं या $1000 ज़्यादा बोल दूं। क्या, पहले से ही घात लगाकर बैठे, आएगा अवसर आएगा। जैसे मछली आप पकड़ते हैं तो भी आप ऐसे सोच विचार नहीं करते, आप टाल देते हैं। हालांकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो मछली प्रेमी हूँ। अच्छा। लेकिन उदाहरण के तौर पे बताओ, मैं हिंदी समझा रहा हूँ। मेरी मजाल। तो मैं तो सभी से सहायता मांगता हूँ, यदि आप भारतीय हैं मेरी सहायता करें। मैं अभी भी हिंदी का छात्र हूँ, मुझे सिखाएं। बहुत से शब्द हैं जो मुझे नहीं आते, यदि आते हैं तो याद नहीं आते, तो आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होता है। बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है भाई आपका। जैसे हम अभी बारी गाड़ी में बात कर रहे थे कि जो बोलने का जो लहजा है, इट्स वेरी यूनिक, और बहुत दुख की बात है कि ये यूनिक है इस समय पे, जहाँ पे हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते और भारत में रह के। हाँ। और भारत इस समय इतना प्रसिद्ध हो रहा है, विशेष तौर पे पश्चिम में। हाँ जी, हाँ। और बट
अब मुझे देख लीजिए, मुझे नहीं आती हिंदी मैं ज़्यादातर हिंदी नहीं बात कर पाऊंगा जी। मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती, मैं भी सीख ही रहा हूँ लेकिन काफ़ी अच्छी आती है भाई आपको। एंड पीपल लाइक जैसे आप बात करते हो, जो आपके बात करने का लहजा है बहुत यूनिक लगता है लोगों को। तो आपका बात करने का जो लहजा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड जो कॉम्बिनेशन है आपकी पर्सनालिटी का वो बहुत यूनिक लगता है। और अभी आपने मेरे को बताया था यूनिक का हिंदी का मतलब क्या था? अद्वितीय। अद्वितीय तो बहुत अद्वितीय संगम है ये विचारों का बट हाँ, आप बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं और आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं और आप टैटू आर्टिस्ट भी हैं। हाँ जी। ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा है अभी तक। हाँ, और ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है मेरे लिए। हाउ डिड यू गेट इनटू मर्चेंट नेवी? आप मेरे को ये बताओ कि आप एक एक करके चलते हैं, ठीक है? पहले हिंदी पे आते हैं। आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते कैसे हैं? और मैं बता दूं, ये ऑफ कैमरा भी ऐसी ही हिंदी बात करते, ऐसे ही बात करते हैं। ऐसे नहीं कि कैरेक्टर हैं और ये प्ले कर रहे हैं, जनरली ये ऐसे ही बात करते हैं ऑफ कैमरा भी। तो ये कहाँ से आया ये आप मुझे बताएं पहले तो। ये मैं तो एक ही शब्द कहूँगा, प्रभु कृपा। एक शब्द तो नहीं है, ये 2 शब्द 2 शब्द और देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक चरित्र कैरेक्टर प्ले कर रहा है जी। और प्रत्येक व्यक्ति में एक कैरेक्टर नहीं, अनेक चरित्र होते हैं। ये प्रभु कृपा है जो ये वाला चरित्र सामने आ रहा है। ओके। तो शुरुआत कैसे हुई सही तो मुझे भी याद नहीं, किंतु 12वीं तक तो मैं ऐसा नहीं बोलता था। ओह, जब तक मैं अपने विद्यालय में था तब तक तो मैं सामान्य रूप में ही बात करता था। और एक इसका कारण था, हमारा जो विद्यालय है वहाँ पे तो अंग्रेज़ी पे जोर दिया जाता था और अंग्रेज़ी अनिवार्य थी। आप और कोई भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकते। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं आप? हाँ, मैं मान नहीं सकता तो मेरे विद्यालय का नाम है पाइन ग्रोव स्कूल। ओह, हिमाचल प्रदेश में ये इस समय नंबर 2 पर है, नंबर 2 पे आता है रेजिडेंशियल स्कूल्स में। ओके जी, बहुत बढ़िया। वहाँ पे तो अंग्रेज़ी का ही प्रोत्साहन रहा है। हाँ। किंतु मेरे खानदान जो है, मेरे परिवार में सब हिंदी के विशेषज्ञ हैं। माता श्री हिंदी अध्यापिका, मामा श्री तो सरकारी नौकरी करते थे, हिंदी के अध्यापक। जो नाना श्री थे वो हिंदी संस्कृत के शास्त्री हुआ करते थे। तो ये प्रभु कृपा है, ये लहू में भी है। और बहुत से प्रेरणात्मक स्रोत भी मेरे जीवन में आए। ओके। मेरे भ्राताश्री इस प्रकार से वार्तालाप नहीं करते हैं, किंतु हिंदी प्रेमी हैं। बहुत से शब्द बीच में वे बोल दिया करते हैं, उनसे मैं प्रभावित हुआ। बड़े भ्राताश्री सभी के प्रिय मित्र भी होते हैं, अनुज के प्रिय मित्र होते हैं, तो वे भी मेरे प्रिय मित्र हैं। अनुज मतलब छोटा होता है बाय द वे। अग्रज बड़ा, अनुज छोटा। इसके अतिरिक्त जीवन में पहली बार कौन बनेगा करोड़पति देखा। हाँ। उसमें अमिताभ बच्चन जी। अरे वाह, आपको याद है उनका डायलॉग? क्या डायलॉग है उसका? लॉक कर दिया जाए? नहीं, स्टार्ट में बोलते हैं कौन बनेगा करो, क्या होता है? जी, असल में मुझे भी अब याद नहीं रहा कि बचपन में देखा करते थे। बेहद लंबा समय हो गया। हाँ। इतना याद है कि उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव डाला। हाँ जी, उत्सुकता लाने में। और इसके अतिरिक्त बचपन से महाभारत देखते आए और जो इतने सारे चलचित्र दूरदर्शन पे देखने को मिले। चलचित्र मतलब मूवीज, मोशन पिक्चर एक्चुअली मूवी। हाँ। इस प्रकार से फिर स्वयं भी इसमें रुचि और अधिक बढ़ गई। आपको समय याद है कब आपने चेंज किया होगा ये कि अब से मैं हिंदी में वार्तालाप करने का प्रयत्न करूंगा? जी, एकदम से छलांग तो नहीं लगी। हाँ जी, धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। हाँ। और एक बात है, इस विषय में जाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि हिंदी एक तौर से आती है, लेकिन ऐसे मौखिक रूप में, बोली के रूप में निकालने में बहुत दम लगता है। और विशेष तौर पे जब आप ऐसे विद्यालय से हैं जहाँ पे अंग्रेजी को ही प्रोत्साहन दिया गया है, बल्कि वहाँ पे तो और भाषा का प्रयोग मुंह बोली में नहीं कर सकते, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। हाँ, सच में पैसे लगते थे, फाइन भरना पड़ता है। पैसे नहीं, हमारा तो फाइन भरना पड़ता, 50 रुपए लेता है, गरीब स्कूल साले। जॉय मैक्स इंग्लिश हाई स्कूल। हाँ प्लीज। तो क्या सजा मिलती थी? सजा भिन्न प्रकार की होती थी। ये आपको
कुछ ना कुछ परिश्रम कराती थी। परिश्रम मतलब हाँ जी। मेहनत अर्थात क्या होता है मेहनत का, मेरे को भी नहीं आती इंग्लिश तो ठीक से। हार्ड वर्क। परिश्रम मतलब हार्ड वर्क। हाँ प्लीज। जैसे कि अलग अलग प्रकार से होती है। शारीरिक बोझ हो सकता है, हाँ जैसे कि हिंदी स्लैंग स्लैंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्लैंग को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे विद्यालय में हिंदी में स्लैंग जो इसके लिए कहते थे वो था रगड़ा। तो आपको दौड़ भाग करवाई जाएगी, किसी तरह से दौड़ धूप कराई जाएगी और बहुत ही श्वेत बहेगा। स्वेट मतलब स्वेट। हाँ। ऐसा कुछ कार्य, इस प्रकार की सजा। फिर कुछ ऐसी सजा होगी जो आपके मानसिक रूप की होगी, जो आपके मन को थकाएगी। एक थी 500 या 5000 ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे तो नहीं मिली। इतनी दफा आपको लिखना है आई विल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई विल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये आपको 500 दफा ये वाक्य लिखना है। 500 होगा, 5000 तो नहीं होगा, मतलब 500 दफा। और ये लोगों ने लिखा, मैं भी अचंभित हुआ। तो ये प्रेरणा के स्रोत ही होते हैं जो सजाएं होती है। तो 2 प्रकार की सजाएं थी, एक शारीरिक और एक मानसिक। बहुत बढ़िया। आप अभी इंग्लिश में स्विच कर सकते हो? Yeah, sure, why not? In Merchant Navy, official language of ship is always English. And also, you are with a multinational crew. बहुराष्ट्रीय चालक दल के साथ आप होते हैं। बहुराष्ट्रीय चालक। अंग्रेजी में बात करना इतना कठिन नहीं, हिंदी में बात करना मेरे लिए कठिन होता है, चुनौती भरा। हाँ जी, हाँ जी। ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो हिंदी तो समझ में आ गई कि इट माइट कि आपकी फैमिली से आया है और फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और यू नो इंस्पिरेशन मिली है। मर्चेंट नेवी में कैसे आपका संबंध क्या था कि आप कैसे आ गए? आई डोंट थिंक आपके पूरे फैमिली में कोई भी जी, मैं पहला व्यक्ति हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं, तो कैसे हुआ इंट्रोडक्शन की? नहीं ऐसी भी कोई चीज़ होती है जहाँ हम जा सकते हैं जहाज में जी, ऑल ऑफ दैट, कैसे हुआ? तो मेरी मानसिकता वही थी जो आज की युवा की है। हाँ जी, ऐसा बाकी तो कोई बात नहीं, जो कहोगे करने को तैयार है। हाँ जी, बैठने को कहेंगे बैठ जाएंगे, खड़ने को खड़ जाएंगे, यदि उड़ने को कहोगे तो उड़ भी लेंगे। पैसा मिलना चाहिए। अब कि कैसे करें, कोई तरीका कुछ नहीं पता। 1-2 ही लक्ष्य थे, लक्ष्य तो एक ही था, लक्ष्मी माता, लेकिन रास्ते 2 ही नजर आ रहे थे। डिफेंस में किसी तरह चले जाएं। क्यों डिफेंस में? क्यों? देखिए, माता पिता के पास इतना खर्चा करने के लिए सुविधा नहीं है कि महंगे पढ़ाई आपको करवाएं। मर्चेंट नेवी बहुत महंगी पढ़ाई होती है। बिल्कुल। तो प्राथमिकता तो थी डिफेंस में चले जाएं, लेकिन डिफेंस में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। एसएसबी तक पहुंचे, एसएसबी में विफल हो गए। उसके बाद मर्चेंट नेवी दिमाग में ही थी कि यदि डिफेंस में ना हुआ तो मर्चेंट नेवी में हम कोशिश करेंगे। मर्चेंट नेवी में कैसे ध्यान था कि इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी जैसी ही होती है मर्चेंट नेवी। तो और इंडियन नेवी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन पता नहीं होगा, लेंगे, नियुक्त होंगे नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मर्चेंट नेवी में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिकल आपका सही होना चाहिए। मेडिकल शारीरिक स्वास्थ्यता आपकी सही होनी चाहिए। यदि वो सही है तो फिर आगे सब आसान है। आगे क्या है? आगे तो पढ़ाई में जो अंक हैं वो तो डिफेंस में भी देखे जाएंगे। बिल्कुल। तो पढ़ाई के अंक, शारीरिक स्वास्थ्यता, यदि ये सही है आगे सरल हो जाएगा, नियुक्ति सरल हो जाएगी। तो यही ध्यान में था। तो प्रभु ने एसएसबी में विफल करके मर्चेंट नेवी में मार्ग दे दिया। तो हम चल पड़े। गुड। सो हमने पहले एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से बात करी है, एंड वो जो राउट लिया था उन्होंने, आई थिंक जीपी रेटिंग होता है, क्या होता है वो? जी, जीपी रेटिंग होती है, वो वाले मार्क्स से गए थे वो। आप कैसे आए हैं मर्चेंट नेवी में? तो दर्शकों को बताएं, सबसे अच्छा मार्क होता है आप 12वीं की बात करें जाएं। 12वीं में पीसीएम आवश्यक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यदि ये नहीं है तो आप 10वीं के आधार पे जाते हैं। Okay. तो जो जीपी रेटिंग होती है वो 10वीं के आधार पे की जाती है। अच्छा। तो
पीसीएम के आधार पर बाकी कोर्स कर सकते हैं। वो जो कोर्स होते हैं वो सीधा अफसर वाले होते हैं। जीपी रेटिंग वाले होते हैं वो अफसर, हाँ जी, क्रू वाले, चालक दल वाले होते हैं। तो उनके लिए मतलब आप 2 साल पीछे चले गए समझिए। बिल्कुल। तो उनके लिए और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समय उन्हें ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ जी। तो यदि 12वीं में पीसीएम है, आप योग्य हैं, अंक आपके पूरे हैं, तो आप तो पीसीएम के जरिए जाएं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने जो उनसा कोर्स किया था उसकी चर्चा करते हैं। डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। लीडिंग टू पीएससी नॉटिकल साइंस। ओके। मैं उसके जरिए गया था। वो जो हमारे पिछले भाई साहब थे वो जीपी रेटिंग के जरिए गए। शायद इसलिए गए होंगे कि उनके पास 12वीं में पीसीएम नहीं होगी। हाँ, ऐसे कुछ हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंग। वापस मैं उस बात पे आना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी क्यों, आपने कहा कि पैसे वन ऑफ द रीजंस। हाँ जी, लक्ष्मी। हाँ जी। उसके बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट आपने या डिफेंस या मर्चेंट नेवी, ये 2 ही क्यों चुना? जी, असल में तो ध्यान केंद्रित था डिफेंस में। हाँ जी। डिफेंस में क्यों? अभी भी मैं युवाओं को यही प्रेरणा देता हूँ, क्योंकि देखिए डिफेंस में माता पिता का खर्चा नहीं लगता। बिल्कुल। क्योंकि यदि माता पिता काफ़ी खर्चा कर सकते हैं तो आपके पास विकल्प ही विकल्प हैं, और आपके पास जानकारी का भंडार भी होगा। बिल्कुल। क्योंकि यदि माता पिता के पास इतना खर्चा है तो उनके पास जानकारी भी अवश्य होगी। बिल्कुल। जानकारी अवश्य होगी तो आपको दे सकते हैं। बिल्कुल। अन्यथा आप उन पैसों के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग कितनी सारी होती है, बिल्कुल, आप करें। हाँ। लेकिन अधिकतम भारतीय जो युवक हैं उतना नहीं कर पाते। सभी की अपनी आर्थिक समस्याएं चल रही। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत को आपकी आवश्यकता है। भारत को आपकी आवश्यकता है, आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। मर्चेंट नेवी को आपकी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ बहुत है। यहाँ भारत के जहाज आप नहीं चलाएंगे तो फिलिपिनोज चलाएंगे। फिलिपिनोज की मात्रा सबसे ज्यादा है। अच्छा। भारत और फिलिपिनोज की लगभग एक जितनी मात्रा है मर्चेंट नेवी में, इस क्षेत्र में। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। सबसे ज्यादा तादाद इन दोनों की है। स्पेशली कि फिलिपिनोज को क्यों इतना इंटरेस्ट है? मुझे भी ज़्यादा इसके बाबत नहीं पता। लेकिन ये बात है, हमसे बहुत सारी चीज़ें उनकी मिलती हैं। हम भी परिश्रमी हैं, वो भी बहुत परिश्रमी हैं। बिल्कुल। हम भी कम दाम पे काम कर लेते हैं, वो हमसे भी कम दाम पे करते हैं। अब हमारा कुछ गुण हमारे अंदर हैं। हमारी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, अंग्रेज़ी हम ज़्यादा अच्छी बोलते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे हम अपनी वेतन बढ़ा पाते हैं। तो फिलिपिनोज वहाँ पे अपनी वेतन नहीं बढ़ा पाते, वो कम में भी काम कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप ऑफिसर बनते हैं, अफसर बनते हैं, तो यदि आपके पास इंडियन लाइसेंस है, लाइसेंस को कहते हैं COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यदि इंडियन है तो आपकी वेतन थोड़ी ज़्यादा होती है फिलिपिनो ऑफिसर्स की तुलना में। तो ये एक अंतर है। अन्यथा हम दोनों हैं, अंग्रेजी में कहेंगे चीप लेबर, सस्ते मजदूर। इसलिए हमारी तादाद भी ज़्यादा है, और मजदूर के अलावा मजदूरी अच्छी भी करके देते हैं। भारतीय मेहनती हैं, मजदूरी अच्छी करके देते हैं। जी जी। तो ये हमारी विशेषता है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे लोगों को जो एक्चुअली चलो डिफेंस में नहीं बट पैसे के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वुड यू सजेस्ट कि नहीं मर्चेंट नेवी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं? मर्चेंट नेवी सभी को मना करता हूँ, सीधा सीधा। ओके। सबसे पहले जी तोड़ मेहनत करें और पैसा लगाएं डिफेंस के लिए। मैंने दोनों चीज़ें नहीं करी। मैंने क्या गलती करी? डिफेंस की कोचिंग नहीं ली। मेरे हिसाब से ये गलती करी। ये आप गलती ना करें। डिफेंस में अच्छे से कोचिंग लें, प्रशिक्षण लें। आपका पूरा लक्ष्य डिफेंस ही होना चाहिए, ठीक है? और देखिए, एक बार इंडियन नेवी में, डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। आर्मी वाले नेवी में चले जाते हैं, नेवी वाले एयरफोर्स में चले जाते हैं, और यदि आप इंडियन नेवी में हैं तो आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। आपको प्राथमिकता दी जाएगी उसमें? प्राथमिकता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है, अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ इम्तिहान करना है। अच्छा। पर मैंने देखा है आप डराते रहते हैं लोगों को कि मर्चेंट नेवी में मत आइए। हाउ डू यू डिफाइन मर्चेंट नेवी के लिए क्या कहते हैं? हाउ डू यू डिफाइन मर्चेंट नेवी इन वन लाइन? नर्क में आपका स्वागत है। हाँ, मैंने देखा ये आप बहुत फेमस है। आप कहते रहते हैं कि नर्क में आपका स्वागत है। व्हाई डू यू से दैट? तो सबसे पहले हाँ,
जितने भी मेरे विचार हैं ना, हाँ जी। उनमें मैं व्यंग कस रहा होता हूँ। ओके। सरकास्टिक भी होते हैं, हाँ जी। मेटाफोरिक भी होते हैं, ओके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में हाँ। पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो ये सकारात्मक होते हैं। मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल। और आपको तैयार कर रहा हूँ। आप अपनी कमर पेटी कस लें। नर्क में आपका स्वागत है। इसका अर्थ है बहुत ज्यादा परिश्रम होने वाला है, इतनी कमर तोड़ मेहनत होगी, आपको लगेगा आप नर्क में आ गए हैं। ओके। और जब आप जाएंगे तो ही अनुभव होगा, आपको स्वयं समझ आ जाएगी कि ये वाक्य सत्य है। इसमें भी यदि आप गौर करें तो कहीं कहीं मैं बोलता हूँ स्वर्ग में आपका स्वागत है। ओके। ये लहजा बदल जाता है। हाँ जी। मर्चेंट नेवी में मोटे मोटे तौर पे दो लोक हैं, स्वर्ग लोक और नर्क लोक। ओके। नर्क लोक जहाँ पे मैं वास करता हूँ, आपका नर्क नरेश। नर्क नरेश मैंने देखा है ये आपके वीडियोस में, चलचित्र में। वो है कार्गो शिप्स, ओके। मालवाहक जलयान। बिल्कुल ठीक। कार्गो शिप्स में जीवन शैली कुछ ऐसी है कि आपको प्रतीत होगा कि नर्क में आ गए हैं। इसी प्रकार से स्वर्गलोक मैं किसे कहता हूं, वो हैं क्रूज शिप्स। क्रूज शिप्स पैसेंजर शिप्स होते हैं, सवारी वाले जहाज, उनकी एक श्रेणी होती है क्रूज शिप। ओके। क्रूज शिप आप समझें कि एक 5 स्टार होटल है जी। 5 सितारा जी। होटल जो पानी में है। हाँ। मालवाहक जहाज आप समझें कि एक ट्रक है, पानी में है। मुझे नहीं पता, आज के युवा को पता है कि ट्रक चालक जो होते हैं उनका जीवन कितना कठोर होता है। बहुत कठोर। मेरे अनुसार, क्योंकि मैं उन्हें करीबी रूप से जानता हूँ, भारतीय वासियों को भी, और मेरे अनेक मित्र हैं जो कनाडा से अमेरिका ट्रक चलाते हैं और वापस, मुझे अच्छे से पता है कि कितना कठोर जीवन है। मेरे अनुसार हमारे से, मर्चेंट नेवी से भी ज़्यादा कठोर जीवन उनका है। तो यदि आप उनका जीवन देख सकते हैं ना, उसी जीवन को पानी में ले आए तो आप आ गए कार्गो शिप्स में। वास्तव में नर्क है। अब आप 5 स्टार होटल में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं साफ कर दूं, हॉस्पिटैलिटी, जो 5 स्टार होटल्स में हॉस्पिटैलिटी में कार्य करते हैं उनका भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी बंधु, यदि आप तुलना करें ट्रक वाले से ना, तो फिर भी आप स्वर्ग में ही हैं। अच्छा। मैं जानता हूं आपने बहुत बर्तन मांजे हैं। लेजिट बर्तन आज। जी, और मैंने भी मांजे हैं अपने घर में, हाँ जी। और बहुत ज़्यादा मांजे हैं अपने परिवार में भी। मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, हाँ जी। और मेरे मित्र भी हैं जो हॉस्पिटैलिटी में हैं, तो मैं एक तरह से तुलना कर सकता हूँ सभी की। हाँ जी। इसलिए तुलनात्मक रूप से मैं आप सबको दर्शा रहा हूँ, क्योंकि आप कह दें कि आपको तो पता ही नहीं हॉस्पिटैलिटी के बाबत, आपको तो पता ही नहीं ट्रक के बाबत। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं उदाहरण ही उनके लेता हूँ जिनके बाबत मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। थोड़ा बहुत में भी बहुत जानकारी है, क्योंकि बहुत आप कभी भी कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को ये भी एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ, यदि आप मर्चेंट नेवी में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप कोशिश करें क्रूज शिप्स में आने के लिए। हाँ, मैं वहाँ पे आना चाह रहा था कि मर्चेंट नेवी में मुझे अभी तक लगता था कि सिर्फ कार्गो शिप्स होते हैं। आप क्रूज में भी मर्चेंट नेवी होती है, वो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग। क्या होता है वो एग्जैक्टली? देखिए, इंडियन नेवी, अमेरिकन नेवी, कनेडियन नेवी, ये दीज आर स्टैंडर्ड टर्म्स। ये एक सही वाक्य हैं कि शब्द हैं? शब्द हैं शायद। हाँ, शब्द है। तो दर्शकों से भी अनुरोध है, कृपया हमारी सहायता करें, हमारी हिंदी और शुद्ध करने में। बहुत सारी गलतियां मैं करूंगा, उनका सुधार करें। तो ये तो सही शब्द हैं जो सरकार दे रही है। मर्चेंट नेवी एक कोई स्टैंडर्ड शब्द नहीं है। ये तो मुझे भी पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने जितना सुना है, जो ब्रिटिश यूके की क्वीन है, क्वीन थी, पता नहीं कौन सी रानी थी, उन्होंने एक शब्द दिया ताकि आपको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि मर्चेंट नेवी बहुत सेवाएं करती हैं युद्ध के दौरान भी। बिल्कुल। तो मर्चेंट नेवी एक नाम दे दिया। अन्यथा ये कोई नेवी एक नहीं है। ये तो जैसे आप ट्रक चला रहे हैं वही है आप, कुछ नहीं है। ये तो कृपा है जो आप वर्दी दे देते हैं। हाँ। लेकिन यही कृपा लिमोजिन जो ड्राइव करते हैं, लिमोजिन चलाते हैं, उनके पास, बल्कि टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं बहुत सारे, उनके पास भी होती हैं।
बहुत बढ़िया। तो मर्चेंट नेवी यदि देखें हाँ। तो इसमें बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, बहुत सारी, विस्तार में नहीं जाएंगे। वही इसीलिए मैं मोटे मोटे तौर हाँ, पे मेरे को ये बोलता हूँ। क्रूज शिप वाले अब बता दो कि मेरे को अभी तक कार्गो पता था कि चलो ठीक है, ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स या फिर कंटेनर्स या वो सारी चीजें होती हैं। हाँ जी। क्रूज शिप में भी मर्चेंट नेवी का इस्तेमाल होता है या फिर वहां पे भी लोग होते हैं, वो नहीं पता था वो किस काम में आता है। मर्चेंट नेवी का अर्थ है आप जहाज पे कोई ना कोई माल लेकर जा रहे हैं। जब ये बिल्कुल। माल सवारियां हैं, जीवित लोग हैं, हाँ जी, लोग, हाँ जी, पशु नहीं, हाँ, हाँ, वो कैटल कैरियर होता है। जो सवारियां हैं, सवारियां जब हम कहते हाँ हैं जी। तो मानव, बिल्कुल। तो उसे कहते हैं पैसेंजर शिप। हाँ। अब पैसेंजर शिप में भी श्रेणियां होती हैं। उसमें जो सबसे उच्चतम श्रेणी होती है, उच्च कोटि की श्रेणी, उसे कहते हैं क्रूज शिप। बिल्कुल। सभी को मैं प्रोत्साहन दूंगा, मर्चेंट नेवी में ही आना चाहते हैं, पहला विकल्प होना चाहिए क्रूज शिप। क्रूज शिप में आने की कोशिश करें। भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। अधिकतम इंस्टीट्यूट्स आपको कौन सा मार्ग देते हैं? क्रूज शिप्स में भी तो बहुत सारी श्रेणियां हैं। आप चालक होंगे, नेविगेटिंग ऑफिसर्स होंगे, बिल्कुल। या आप इंजीनियर, मरीन इंजीनियर जो कि इंजन को संभालते हैं, आप वो होंगे, या फिर आप हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के होंगे। तो ये 3 वर्ग हैं क्रूज शिप में भी। तो आपको स्वयं चुनना होगा कि कौन से में जाना चाहेंगे, उसके अनुसार आप अपना मार्ग देखें। फिर भी सभी से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अहम है, आपने हमेशा पैसे के साथ साथ अच्छा जीवन भी देखना है। बिल्कुल। अभी आपको केवल पैसा ही लगता है कि नर्क में भी मैं रह लूँगा, लेकिन एक समय पे उतना पैसा आ जाता है आपके पास, और सबके पास आ जाता है। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये आपको मैं वचन दे रहा हूँ, आपके पास भी आ जाएगा। बहुत से युवकों को लगता है यार मेरे पास कहाँ है यार, इतना ही आ जाए तो प्रभु की कृपा है। प्रभु छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं, आप तैयार रहें ना। बिल्कुल। छप्पड़ फाड़ के देंगे तो क्यों ना जीवन भी धनवान बना ले। क्योंकि मैं बहुत सारे कप्तानों को और चीफ इंजीनियर्स को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अत्यंत धन है ये वाला धन, अर्थ। बाकी भी धन में बहुत चीज़ें आती हैं, वो नहीं उनके पास है। तो आपका हमेशा आपकी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हर प्रकार से मैं धनवान हूँ, धन रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल लाइफ मेरी। और धन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी के लिए धन हो सकता है आर्ट, जैसे मेरे लिए है कला, कि आप कलात्मक रूप से अमीर हैं। किसी के लिए हो सकता है घूमना फिरना, क्योंकि बहुत बड़ी मिथ्या है कि मर्चेंट नेवी में आ गए, मर्चेंट नेवी अर्थात कार्गो शिप्स में आ गए, घूमने को बड़ा मिलता है। तो घूमने को नहीं मिलता, शिप घुमाने को मिलता है, सिर्फ जहाज घुमाने को मिलता है। अब मैं आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। हाँ जी। ये कहना पूर्ण रूप से उचित नहीं है, क्योंकि पोर्ट्स घूमे और पोर्ट में बंदरगाह में भी उतरे कहाँ। हाँ। ऐसे प्रणाम किया और ऐसे आ गए कि मंदिर में चरण भी नहीं रख पाए। ऐसे ही जय प्रभु और वापस, बस वो कहने के लिए हो जाता है, कहने के लिए हो जाता है। कितने देश घूमे अभी तक आप? मतलब घूमे तो नहीं, कितने दिन के पैर चुके वापस आए आप? जी ऐसे तो अनेक हो गए, इसलिए गिनती में नहीं है, याद ही नहीं है आपको? याद ही नहीं, क्योंकि इतने अनेक हो गए। और उनकी विशेषता भी क्या है? हाँ, कि क्या ही करें याद रखें। क्या करें याद करके, क्योंकि दिखा तो वही चीजें, वही समुद्र दिखा, वही पोर्ट दिखा, वही पोर्ट, थोड़े दृश्य बदले, वही माल आ रहा है जा रहा है। नहीं, that makes sense, that actually makes sense। तो मेरा सभी को ये सुझाव है, हमेशा धन, हर रूप से आपको धनवान बनना है। ऐसे में जो मैंने सीखा है वो ये है, क्रूज शिप्स पे जाएं। जी ओके, परफेक्ट। ऐसे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा भी यही प्रश्न था, जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक असंभव था ये। क्रूज शिप में बहुत बड़ी समस्या है। क्या? अच्छा, ये मर्चेंट नेवी में ही है, थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलता है जातिवाद। ओह ओके, ठीक है, कास्टिज्म है? कास्टिज्म नहीं कहेंगे, नेशनलिज्म कह सकते हैं। नेशनलिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म रेसिज्म है। अब जो भी क्रूज शिप्स हैं,
उसमें देखा, यदि आप देखेंगे ना तो डेक डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्ग होते हैं। डेक में यदि आप काम करते हैं, जितने भी नेविगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डेक पे काम करते हैं। बिल्कुल। यदि क्रूज शिप्स पे देखेंगे, यूरोपियंस का वहाँ पे कब्जा है। तो यूरोपियंस को पसंद करेंगे, श्वेत लोगों को पसंद करेंगे। अब आपको भूरी चमड़ी वाले कहना उचित नहीं है, लेकिन सत्य है, काली चमड़ी वाले कम नजर आएंगे। यदि नजर आएंगे तो हॉस्पिटैलिटी या मरीन इंजीनियरिंग, इंजन डिपार्टमेंट में, या फिर चालक दल, मतलब नॉट ऑफिसर्स, क्रू में मिलेंगे आपको नजर आएंगे। लेकिन हाल ही में अभी पता नहीं कैसे परिस्थिति बदलने लग गई है और भारतीयों को लेने लग गए हैं क्रूज शिप्स में। तो अब देखा जा रहा है बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कार्गो शिप छोड़कर क्रूज शिप में आने के लिए। नर्क से स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है। ओके। मैं भी इसी कोशिश में संलग्न हूँ। अच्छा। और इस समय एक संस्था है जो आपकी मदद कर रही है। उसका इंस्टाग्राम हैंडल है @MarineYourCareer। मरीन योर करियर एक पेज है, एक संस्था है जो आपकी मदद करती है यदि आप कार्गो शिप में हैं, कार्गो शिप से क्रूज शिप में आने के लिए। असल में ये क्या करती है, ये एक तो आपका रेज्यूमे बनाती है, और ये भी लोगों को लगेगा कि रेज्यूमे में क्या खासियत है, क्या विशेषता है। बहुत बड़ी विशेषता है। कार्गो शिप्स जो मालवाहक जहाज़ होते हैं उनके लिए एक रेज्यूमे कार्गो शिप्स के नाविकों को पता है किस प्रकार से होता है। क्रूज शिप का बिल्कुल अलग होता है। उसमें ये मदद करती हैं। आगे भी इनके पास सारी जानकारी रहती है कि किस समय कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे अवसर है। बिल्कुल। उसके अलावा इंटरव्यूज बिल्कुल अलग होते हैं क्रूज शिप्स के, मालवाहक जहाज़ों के अलग होते हैं। बराबर। उसमें भी ये सहायता कर रही है, तो मेरी भी ये सहायता कर रही है, और मैं हूँ इनकी कसौटी। कसौटी का मतलब क्या होता है? कसौटी मीन्स जिससे आप आई एम द टेस्ट, आई एम द एग्जाम। कसौटी जिंदगी की वाज द टेस्ट ऑफ जिंदगी की। ओह माय गॉड, इट वाज टेस्ट ऑफ जिंदगी। तो मैं हूँ कसौटी। तो मेरे से मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि ये अपने कार्य में कितने बलिष्ठ हैं। क्या ये मुझे पहुंचा पाएंगे क्रूज शिप तक? क्योंकि बहुत लोगों को ये पहुंचा भी चुके हैं। मुझे पहुंचा पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं भी इनका मूल्यांकन करूंगा, आप भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित ही इनकी मदद लें आप, क्योंकि और कोई संस्था तो इस समय है ही नहीं, और कोई नहीं कर रहा, और कोई इस समय मदद नहीं कर रहा। औरों का ध्यान ही नहीं है इस चीज़ में। और लोगों ने तो मन बना लिया है कि यार नर्क में आ गए हैं, अब जीवन यापन करें। अब नर्क में आ गए हैं तो सजा भुगतें। कम से कम हमारी सजा भुगतने के कारण हमने गरीबी तो मिटा दी ना, और हमारे परिवार को तो स्वर्ग में रखा है ना। बिल्कुल। तो वो यही सोच रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता फैल रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं क्रूज शिप में आने के लिए। ओके। जैसे मैं ये दिस माइट बी ऑफ टॉपिक अ लिटिल बिट, बट मैंने ना मर्चेंट नेवी स्पेशली एज अ करियर में मैं प्रोफेशन बेस बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ जहाँ पे मैं अलग अलग प्रोफेशंस के लोग को लेके आता हूँ। आई थिंक मर्चेंट नेवी इज़ अभी तक ओनली वन प्रोफेशन जहाँ पे जाने के बाद लोग मना कर रहे हैं कि मत आओ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गेस्ट, पूरा कमेंट सेक्शन मना कर रहा है कि मैं चीफ ऑफिसर हूँ, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ, मैं थर्ड ऑफिसर हूँ, मत आओ, ये मत करो, कुछ और कर लो, ये मत करो। क्यों? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ नर्क है, मैं समझ रहा हूँ हार्डवर्क है, लेकिन आपने खुद ने तो किया है और आप लोगों को बोल रहे हो कि नहीं बिल्कुल मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। इज दैट ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि नहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारा, ऐसा कुछ? क्या है एग्जैक्टली? नहीं, इसमें कोई प्रतियोगिता की बात नहीं है। भारतीयों की यदि देखें, भारतीयों का नाम अच्छा है। मैंने बताया आपको, फिलिपिनोज और भारतीयों की तादाद ज़्यादा है, नाम भी अच्छा है, मार्केट में, इंडस्ट्री में नाम बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता की बात नहीं है, हम सत्य बोल रहे हैं। हम जिस चीज़ से गुजरे हैं और जो समझ हमें अब आई है वो हम दूसरों को देना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे युवा को। कितनी लंबी कक्षा मैंने आपके अभी ली युवाओं के लिए, वे भी यही बताना चाह रहे हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये जितने भी लोग नाविक जो बात कर रहे हैं ना, वो सब मालवाहक जलयान चलाते हैं, कार्गो शिप्स चलाते हैं। तो वो उनके लिए ही कहते हैं कि कार्गो शिप्स में आना
सही नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कह देता हूँ, यदि वो 2 कुशलताएं आपके भीतर हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा। स्मरण रहे, डिफेंस से 10 गुना ज़्यादा आप कमाएंगे यहाँ पे, 10 गुना ज़्यादा। फिर बेशक आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, डिफेंस में भी बहुत जल्दी आप उच्चतम कोटि पे आ जाएं, सबसे बड़ी पदवी पे आ जाएं, फिर भी 10 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये बात तो सच है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, धनवान आपको हर प्रकार से बनना है। पैसे तो आ जाएंगे लेकिन जी। तो समस्याएं क्या आती है, क्यों मैं कहता हूं नर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धन है क्या। आपको तो अभी यही पता है कि धन है अर्थ। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। आप स्वयं चाहते हैं अपने परिवार को सुखी करने बिल्कुल। की। वहां से पता चलता है कि धन से पहले भी कुछ आता है, वो है परिवार। इसी वजह से आप उन्हें ही सुखी करने आए हैं यहाँ पे। तो धन से ऊपर, अर्थ से ऊपर, अर्थ से भी पहले क्या चीज़ है? परिवार। या इसे हम कह सकते हैं प्रेम, या इसे हम कह सकते हैं सामाजिक जीवन। क्या इससे ऊपर भी कुछ और है? वो है आपका स्वास्थ्य। बुद्ध ने कहा था सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जीवन एक धीमी मृत्यु है। बिल्कुल ये शब्द नहीं थे, लेकिन लगभग ऐसे कुछ शब्द थे जिनका अभिप्राय यही था। और यदि आप स्वस्थ होंगे ना तो ही आत्मिक धन तक भी आप जाने में आपकी यात्रा सुविधाजनक रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो है आपको सामाजिक जीवन त्यागना होगा। सामाजिक जीवन में सबसे पहले क्या आ जाता है? माता पिता, फिर आपका घर परिवार, प्रेमी प्रेमिकाएं, मित्र साथी संगी, इनका त्याग। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है? जीवन कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम कहें रोबोटिक, जिसे हम कहें यांत्रिक जीवन हो जाता है। आपकी रचनात्मकता न्यून होती जाती है, क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, एक रूटीन में बन जाते हैं। एक वही आप एज अ मशीन फंक्शन कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से आप यंत्रवध चल रहे हैं। तो वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपको जीवन में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक बनना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे मर्चेंट नेवी के बहुत सारे नाविक अपने व्लॉग्स बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, क्योंकि अपने जहाज के कार्य को वो रचनात्मक इस प्रकार से बना रहे हैं। पहले तो यांत्रिक ही थे इस कार्य में, अब इसी को वो किसी के रूप में रचनात्मक पहलू लेकर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए, क्या आप वहाँ बैठे बैठे पॉडकास्टिंग कर सकते हैं? बहुत समय खर्च होता है पॉडकास्टिंग में, कितना अर्थ खर्च होता है। अर्थ तो आप खर्च कर लेंगे, आपकी मर्चेंट नेवी में आ गए, समय खर्च करना है, ठीक है। फिर एक आपको मनोवस्था वैसी चाहिए, मेंटल एनवायरनमेंट वैसा चाहिए, तो वो इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और विशेष तौर पे यदि टैटूज कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो इसमें बहुत समय खर्च होता है, वो पूरा आप समय नहीं दे पाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें अभी युवकों को नहीं समझ आएंगी। जब आप इस लाइन में आ जाएंगे, ये जीवन अनुभव करेंगे, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं मैंने अपनी रचनात्मकता की कुर्बानी दी है। और रचनात्मकता बहुत बड़ा धन है और बहुत बड़ी सीढ़ी है आपकी आत्मिक यात्रा में। अंत में आपकी यात्रा आत्मिक ही है, स्पिरिचुअल जर्नी। बिल्कुल। ये दूसरी मैंने आपको समस्या बताई। तीसरी समस्या है, देखिए, मज़ा तो तब है ना कि नौकरी मिल जाए। इतनी पढ़ाई करी, इसके बाद नौकरियां ही नहीं है। वैसे तो ज़मीन पे भी नहीं है नौकरियां, पर इतना मेहनत मुशक्क़त, उसके बाद नौकरी ही नहीं मिली। पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद प्लेसमेंट ही नहीं हुई। किसी प्रकार से प्लेसमेंट हुई, जहाज़ पे जाए, तो जहाज़ पे नौकरी बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। कैसे? वहाँ के लोग आपको बहुत बार अच्छे नहीं मिलते। अच्छा। आप किसी भी संस्था में जाते हैं, आपके ठीक हैं सीनियर्स हैं, आपसे बड़ी पदवी वाले हैं, वो आपको सिखाते हैं कार्य, ऐसे करना है, इसको ऐसे किया जाता है। कोई कुछ सिखा ही नहीं रहा है। अच्छा। मुझे लगता है या तो ये आदमी मूर्ख होते हैं या इनका दिमाग रहते रहते खराब हो जाता है।
कि इतनी अक्ल ही नहीं कि आपका कोई एक नया व्यक्ति आ रहा है, ये तो आपका उसको फर्ज सिखाना। बनता है, बिल्कुल ये आपका फर्ज मतलब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज योर स्पिरिचुअल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मनुष्य हो अंत में, और वो भी मनुष्य है, ठीक है, हम भाई हैं, हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है, हम आत्मन हैं, बिल्कुल। ये आपका फर्ज बनता है, उन्हें सिखाओ। तो इतने फ्रेंडली नहीं होते लोग, मतलब फ्रेंडली होने की आवश्यकता नहीं है, सिखाने के और लिए इतना आपका। इतना आपको होश होना चाहिए कि उसे सिखाओ, अच्छा। और सिखाओगे तो आपको ही फायदा होगा, वो आपका काम कर देगा। अब भारतीयों में देखा जाता है, बहुत से लोग आलोचना करते हैं, अरे भारतीयवासियों को ऐसा कहते हो, लेकिन ये सच्चाई है। अब जब आप जाएंगे तो समझ आएगा। भारतीयों में, सभी में नहीं कह रहा हूँ, अधिकतम भारतीयों में ऐसी एक मानसिकता होती है, अरे इसे सिखा दूंगा फिर तो ये मेरे से भी बड़ा हो जाएगा, मेरी क्या कदर रहेगी, मैं तो ऐसा ही हो जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है। सिखाओगे, सबसे पहले जब आप किसी को सिखाते हैं ना, तो उनके मन में आपके लिए एक तो आदर आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है, और आपको ना काम करवाना है उनसे। तो काम करवाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? लॉयल्टी। यदि वफादार बन जाए ना, तो आप काम अच्छे से उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए अब पहले आदर तो कमाओ। सोचिए, आप एक बात खुद सोचिए, आपके जितने भी शिक्षक रहे हैं बचपन से लेके, बेशक आप विद्यालय में थे, पिटाई खूब होती थी, लेकिन सिखाया ना, सिखाया, आज भी आदर करते हैं। बिल्कुल। आज आप मतलब बहुत बड़े अफसर बन जाएं, ठीक है, बहुत बड़ी पदवी पे आप बन जाएं, बहुत कोई पूरा आप देश भी चला रहे हो ना, देश भी चला रहे हो, लेकिन आपके गुरु यदि आएंगे ना, आप नमन ही करेंगे, पाँव छुएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब आप प्रधानमंत्री हैं, आप किसके पाँव छुएंगे? आप माता पिता के सिवा किसके पाँव छुएंगे? बिल्कुल। आप अपने गुरु के पाँव छुएंगे, अपने शिक्षकों के पाँव छुएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्हें सिखाएं। एक तो आदर, उनके आदर आ जाएगा तो वफादार हो जाएंगे आपके, तो अब आपका सारा कार्य करेंगे। आप उन्हें सिखाएंगे, आपका कार्य आसान हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कई लोग सोचते हैं ये तो मेरी जितना हो जाएगा, ये तो अगली बार फिर मेरी पदवी पे भी आ जाएगा, बिल्कुल। मैं पता नहीं पढ़ाई करके अपनी पदवी और ऊंची ना करूं तो मेरी पदवी पे आ जाएगा, ये तो मुझे प्रतियोगिता देने लग जाएगा, मेरी तो कदर ही नहीं होगी जहाज़ पे, इसको तो सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत ही गलत सोच है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, मुझे तो लगता है सहायता ही मिलती है। अब सिखाते नहीं हैं तो बेचारा वो तो धुंध में खड़ा है कि क्या करना क्या है। ऐसा मेरे साथ हुआ, अधिकतम लोगों के साथ होता है। ट्रेनीज जो भी प्रशिक्षण लेने जाते हैं, जिनका भी प्रशिक्षुता का समय होता है, ट्रेनिंग टाइम होता है, उनको ये समस्या आती है। बड़ी पदवी वाले एक तो सिखाते नहीं हैं, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बुलिंग, रैगिंग जैसा नज़र आता है, बदसलूकी नज़र आती है कि चला रहे हैं, अपशब्द भी बोल रहे हैं, उधर जाओ उधर जाओ, ये क्या कर रहा है, गलत शब्द भी बोल रहे हैं, समय पे सुला नहीं रहे हैं, 4-5 घंटे निद्रा मिल रही है उसमें भी जगाते हैं, बेफजूल ही खड़ा हुआ है, अभी क्या आवश्यकता थी मेरी, भी खड़ा दिया। वो सब मैं कहता हूँ सह सकते हैं, पर तुम सिखाओ भी तो साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। सिखाते भी नहीं हैं। मेक सेंस। अंत में आदमी काम करते करते देखते देखते ही सीख जाता है। हाँ जी। लेकिन मेरे जितने भी कैडेट्स रहे हैं, जो ट्रेनीज रहे हैं, उनको जितनों को भी मैंने सिखाया है, वो लगभग 3 से 6 महीने में मेरा जितना काम सीख चुके हैं, क्योंकि कार्य बहुत आसान होता है। यदि कोई भी नाविक आपको कहे ना कार्य बहुत कठिन है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बहुत आसान होता है, क्योंकि 6 महीने में वो व्यक्ति मेरे जितना कार्य कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, वो निर्णय नहीं ले पाएगा जहाज इधर को मोड़ो कि ना मोड़ो, उसमें वो हिचकिचाएगा, क्योंकि वो तो अनुभव से आप सीखते हैं। बिल्कुल। देखिए, वे भी पढ़ाई करके आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान उन्हें है, और नहीं तो ज्ञान आप दे सकते हैं। बिल्कुल। बस वो हिचकिचाएंगे कि ये निर्णय लेना चाहिए कि एक्सपीरियंस जो है वो इम्पोर्टेंट। और वो थोड़े सतर्क नहीं होंगे। आप ज़्यादा सतर्क हैं, यू आर अटेंटिव, यू आर विजिलेंट, वो इतने सतर्क नहीं हैं। अभी किशोर अवस्था ही, बचपना है, थोड़ा प्रौढ़ नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कार्य है ना कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये रक्षम जी आपको मैं कहता हूँ, आपको, आप यदि 6 महीने मेरे साथ रहे ना, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जो जहाज में वॉच कहते हैं, जैसे ज़मीन पे शिफ्ट कहते हैं ना, कि शिफ्ट होती है हमारी वर्किंग शिफ्ट, 6 महीने में आप पूरा जहाज़ जो मैं चलाता हूँ ना, जिस तरह से मैं वॉच करता हूँ, आप कर सकते हैं। आप बस निर्णय शायद ना ले पाए, मुझसे पूछे कि
इधर को मोड़ लूं या उधर को मोड़ लूं या सीधे ही चलाऊं, इतना पूछ पाएंगे। पेपर वर्क, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? पेपर वर्क, सबसे बड़ी सरदर्दी जो ऑफिस में भी आपका होता है, दफ्तरों में करते हैं, जहाज पे भी होता है, कागजी कार्य। ओके, उसके सिवा जहाज से संबंधित कार्य आप सीख सकते हैं। अनेक नाविक कहेंगे यार इतना आसान होता तो हम लाखों की पढ़ाई करना आवश्यक होता। देख के तो सीख सकते हैं आप। देख के ये लाखों की पढ़ाई, ये सब व्यापार है। ये तो आपसे पैसे छीनने के तरीके हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग इस देश को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है कि आपसे किस तरह से पैसे लिए जाएं। अन्यथा जहाज चलाना बहुत आसान है, टैटूज गोदना फिर भी कठिन है। जहाज चलाना आसान है, टैटूज गोदना भी कठिन नहीं है। सब अभ्यास की चीज़ है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति बोलेगा इतना आसान नहीं होता, होता तो फिर हम ऐसे ही हो गए। बिल्कुल, ऐसे नहीं हो गए, आपने भी अभ्यास किया तो हो गए, हम भी अभ्यास करे होंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान। जड़मति जो जड़ है ना, जो चेतन नहीं है, बिल्कुल मंद बुद्धि है, वो भी हो तो सुजान, वो भी कुशल हो जाता है। बिल्कुल, अभ्यास की बात है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। मिसकंसेप्शन एक क्वेश्चन में कोई लेना था आपसे कि हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं ये, बट मैं वापस आना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं मर्चेंट नेवी में ना घूमने को बड़ा मिलता है, तो एक्चुअली घूमने मिलता है मर्चेंट नेवी में? क्योंकि आप तो देश देश घूम रहे हो तो बढ़िया अलग अलग। ये पूर्ण रूप से आपके भाग्य पे निर्भर करता है। अच्छा, मैं आपको दिनचर्या बताता हूँ। बिल्कुल। जैसे ही आप बंदरगाह पे आते हैं, सबसे पहले तो राम भरोसे वहाँ पे अनुमति है नीचे जाने की या नहीं? अच्छा, ऐसे भी होता है? हर एक में अनुमति नहीं होती, अधिकतम जगहों पे हो जाती है अनुमति। अनुमति मिल जाए उसके पश्चात आपके पास समय है या नहीं। अधिकतम किस प्रकार से कार्य होता है, वर्किंग शिफ्ट किस प्रकार से होती है? 6 घंटे कार्य, 6 घंटे आराम, फिर 6 घंटे कार्य, 6 घंटे आराम। तो जो आराम वाला समय है, ऑफ ड्यूटी समय है, आप सिर्फ तब जा सकते हो। अब 6 घंटे में आप कितना दूर चले जाओगे? हाँ, बहुत दूर तो नहीं जा पाओगे। तो किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि 6 घंटे अभी मुझे जाना है, 6 घंटे मेरा कार्य है, फिर 6 घंटे दूसरे व्यक्ति का कार्य है। तो मैं दूसरे व्यक्ति को कहता हूँ कि बंधु मैं 12 घंटे चले जाता हूँ, आप मेरी जगह 12 घंटे कार्य कर लीजिए, फिर जब मैं आऊँगा मैं 12 घंटे कर लूँगा, आपको 12 घंटे का आराम मिल जाएगा, हिसाब बराबर। तो ये व्यवस्था करते हैं और फिर इस प्रकार से घूमने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ये हर बार संभव नहीं है, विशेष तौर पे जब आपकी लोडिंग या डिस्चार्जिंग बहुत तेज़ हो। अगर तो धीमे धीमे गति से माल लादा जा रहा है तब तो आपके पास समय मिलता है, अवसर मिल जाता है। लेकिन लिक्विड कार्गो है, तरल पदार्थ है, तरल माल है, ऑयल टैंकर पे ऑयल, केमिकल टैंकर पे केमिकल रसायन, गैस टैंकर पे गैस, कंटेनर शिप पे कंटेनर, ये बहुत तेज़ी से लोड होते हैं, बहुत तेज़ी से लादे जाते हैं और निकाले जाते हैं। सदा समय नहीं मिलता है। और जब बंदरगाह पे होते हैं तो कभी कभी ऑफ ड्यूटी टाइम, आपके आराम के समय पे भी आपको बुलाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं। अब जब आप बंदरगाह पे हैं तो एक सिर्फ यही कार्य नहीं हो रहा है कि माल लादा जा रहा है या उतारा जा रहा है, और बहुत गतिविधियां हो रही हैं। जैसे आपको भोजन चाहिए, ठीक, जहाज पे खाना तो चाहिए ना, बिल्कुल सही। वो कहाँ से आता है? बंदरगाह से। बिल्कुल। तो जब माल के लिए जहाज बंदरगाह के किनारे लगाए, उसी समय वो खाना भी आता है। बिल्कुल। अब जब वो खाना आता है, राशन आता है, सभी लोगों को, सभी नाविकों को, चालक दल को आना होगा उठाने हेतु। अब क्या पता उस समय सोने का समय है, तब आना पड़ जाए। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ होती है बंकरिंग। बंकरिंग का अर्थ होता है जो ईंधन है, फ्यूल, वो लेना। ईंधन जब ले रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट है इंजन रूम का, तो वहाँ के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त लोग नहीं होते कभी कभी, तो जो सो रहे हैं उनको भी बुलाना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी कार्य बीच बीच में आते रहते हैं। कभी कभी कोई सर्वे होता है, कोई निरीक्षण के लिए अधिकारी आ रहा है, उस समय आप सबकी ज़रूरत है, कोई बाहर नहीं जा सकता, हमें आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो ये आपके भाग्य पे ही
निर्भर करता है। लेकिन 12 घंटे तक काम करने के बाद 12 घंटे आप बाहर घूमोगे कैसे भाई? है ना, फिर तो आपको बेड दिखाई देगा कि बस हमें बिस्तर ज़मीन कुछ दे दो और मैं पड़ जाऊं 12 घंटे की शिफ्ट के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप एनर्जी बचती है बाहर जाने की फिर? मुझे याद है मैं जापान में गया था। हाँ जी। तो मुझे लगता है 25 घंटे तो मैं जगा हुआ था कार्यवश। ओह गॉड। और 25 घंटे के बाद कप्तान साहब बहुत अच्छे थे, वो ज़बरदस्ती मुझे ले गए कि कहते इसको तो कोई लेके जाता नहीं है, ना इससे कोई पूछता है, तो मैं लेके जाता हूँ। तो मेरा तो मुफ्त में हो रहा था। अधिकतर ऐसा ही होता है, जो ट्रेनीज़ होते हैं उनको मुफ्त में ही कोई ना कोई बड़ा अफसर लेकर जाता है। तो कप्तान साहब मुझे लेके गए, तो चला तो मैं गया बड़े चाव से। लेकिन अब आने के बाद ना मैं याद करता हूँ कि मैंने क्या अनुभव किया, तो वो सपना सपना जैसा लगता है, धुंधला धुंधला। क्या क्या देखा मैंने, क्या क्या हुआ। मतलब 25 घंटे जी, जगने के बाद आप घूमने निकलो, ओह माय गॉड। लेकिन एक पैंतरा है। हाँ जी। अब आपको पता है, यदि घूमना है तो जहाज़ को लोडिंग डिस्चार्जिंग, माल लादना या उतारना धीरे धीरे चाहिए, धीमी गति से जाइए। ठीक है। टैंकर्स तो तेज़ करते हैं, कंटेनर्स भी तेज़ करते हैं, तो कौन है जो धीमे करता है? जर्नल कार्गो कैरियर, बल्क कैरियर। हालांकि ये भी तेज़ हो गए हैं, लेकिन तुलना में, उनकी तुलना में सॉलिड कार्गो है, फिर भी थोड़ा धीमे है। वहाँ पे फिर भी बेहतर घूमने को मिलता है। ओके। और अगर सबसे अच्छा अवसर कहाँ? क्रूज शिप, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में चाहिए। हाँ जी, तो ये है सत्य। हाँ जी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन था जो मैं लेना चाह रहा था। हम बात कर रहे थे इसके पहले कि सोशल लाइफ होती है, और आपने बताया कि प्रेमी प्रेमिकाएं भी होती हैं। तो फिर उस समय से क्लिक हुआ कि औरतें भी तो, वुमेन्स जो है वो भी तो जाते होंगे मर्चेंट नेवी में। बट आई हैव नॉट सीन मच। मतलब मैंने, जब मैं मर्चेंट नेवी इमेजिन करता हूँ तो मैंने अभी तक औरत ऐसे नहीं इमेजिन कर पाया हूँ मैं, दुर्भाग्य से। और आई थिंक हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमको 2-3 लोगों ने पूछा हुआ है कि लड़कियां कर सकती हैं क्या, और क्या प्रोसीजर है, और वो सारी चीज़ें। तो क्या क्या कहना है आपका उस चीज़? जी, मैंने भी ज़्यादा नहीं देखी। तो है ही नहीं। किंतु है, और भारत में तो प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अच्छा। और यदि आप तुलना करें, वैसे तो मैंने आपको बताया नौकरियां हैं नहीं, हाँ। बहुत कठिनाई है, हाँ। अत्यधिक प्रतियोगिता है। हाँ। लेकिन तुलनात्मक रूप में हाँ। पुरुषों की तुलना में स्त्री को प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्हें थोड़ी बहुत आसानी होती है नौकरी प्राप्त करने में। स्पॉन्सरशिप एक चीज़ होती है, जैसे धरती पे स्पॉन्सरशिप तो समझते ही हैं। मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप का अर्थ होता है जब आप एडमिशन लेते हैं उसी समय, या एडमिशन के से पहले या एडमिशन के पश्चात एक कंपनी आती है और कहती है कि ठीक है, हम आपको प्लेसमेंट देंगे। इसी को स्पॉन्सरशिप कहते हैं। एक मिनट, स्पॉन्सरशिप मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे देंगे आप इस कॉलेज के? नहीं 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 जी, इसीलिए मैंने कहा था कि धरती में एक मतलब होता है और मर्चेंट नेवी में दूसरा। अच्छा, मुझे अभी तक लगता था कि वो जो आपकी कॉलेज की फीस है वो दे दें। नहीं नहीं जी। तो ये स्पॉन्सर्स खाली ये बोल देंगे कि आप कोर्स कर लो, हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे जी, लेकिन कोर्स करने के पैसे हमें स्वयं, आपको स्वयं देंगे। कितने पैसे लगते हैं इसका? अब देखिए, जो मैंने कोर्स किया था, मेरे ज़माने में अलग बात थी, इस समय लगभग 10 लाख का है। अब ये आपके इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है, जितना उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट होगा, गुड क्वालिटी, उतनी अधिक इसकी रकम होगी। इस समय मैं सभी को कहता हूँ, एंग्लो ईस्टर्न सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है। वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हालांकि सुर्खियों में भी है, वहाँ पे गड़बड़ भी, जहाज़ पे गड़बड़ भी हुई है, दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में, कॉलेज के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में एंग्लो ईस्टर्न सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है इस समय। तो वहाँ पे मुझे नहीं पता इस समय क्या फ़ीस है, लेकिन यदि आपको DNS करना है तो लगभग आप 10 लाख मान के चलें। कितने साल की होती है ये? 1 साल की होती है। 1 साल की फीस होती है 10 लाख, और 1 साल में ख़त्म भी हो जाता है? 1 साल में समाप्त। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे, औरतों वाले। सो जैसे आपने डिस्क्राइब किया है कि मर्चेंट नेवी नर्क लोक है और हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें। महिलाएं, जो कि हम जानते हैं नेचुरल रूप से
मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हार्ड वर्क में उतनी स्ट्रांग नहीं होती, ये साइंटिफिक है, राइट? तो फिर क्यों उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है? एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है। एक तो उनकी संख्या कम है, हाँ जी। एक इसलिए। हाँ। दूसरा, आप कहीं पे भी देख लें, नौकरियों में महिलाओं को तो प्रोत्साहन थोड़ा दिया जाता है। ओके, लेकिन काम के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अब जैसे हार्ड लेबर वाले जो काम हैं उसमें ज़्यादा महिलाएं हमें नहीं दिखती, और स्वाभाविक है कि नहीं दिखेंगी। अगर आप कह रहे हैं कि मर्चेंट नेवी भी है हार्ड लेबर वाला काम, तो यहाँ पे उनका होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही। आपका मैं उत्तर देता हूँ। मर्चेंट नेवी में भी मैंने 2 वर्ग बताए ना आपको, एक अफसरों का, ऑफिसर्स, दूसरा ऑफिसर्स जिनके पास वर्दी होती है, वर्दीधर, दूसरे चालक दल, क्रू, जिनके पास वर्दी नहीं होती है। क्रू जाते हैं 10वीं के आधार पे, जीपी रेटिंग, और ऑफिसर्स जाते हैं 12th PCM के आधार पे। तो जो महिलाएं होती हैं उनके लिए जीपी रेटिंग नहीं है भारत में। अच्छा। बाकियों का मुझे पता नहीं। हाँ। और वो उन्होंने जाना है तो 12th PCM ही होना चाहिए। और अब मेहनत की यदि बात करें तो चालक दल, क्रू की शारीरिक मेहनत ज़्यादा है, जो अफसर हैं उनकी मानसिक मेहनत ज़्यादा है। अच्छा। और महिलाओं को देखें तो मानसिक रूप में तो वो बहुत आगे हैं, बहुत सशक्त हैं, मनोबल उनका ज़्यादा होता है। बिल्कुल जी। ओके, मेक सेंस, दैट्स व्हाई आई थिंक मैं अभी पढ़ भी रहा था कि मर्चेंट नेवी में टोटल पूरे दुनिया में शायद 1.2% ही महिलाएं हैं मर्चेंट नेवी में, उसके ऊपर है ही नहीं। हाँ। तो इट्स एक्चुअली नॉट अ ग्रेट नंबर, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। जैसे हम बात कर रहे थे कि पैसा जो है मर्चेंट नेवी में, इट्स गुड, ठीक ठाक पैसा है, काफ़ी अच्छा है बाय द वे, बट a lot of people just look at that कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, 6 महीने में पैसे कमाएंगे, अगले 6 महीने पैसे उड़ाएंगे, और फिर वापस 6 महीने पैसे कमाएंगे। आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर मर्चेंट नेवी पीपल, बिकॉज उनकी लाइफ अलग है, उनका द सर्कल ऑफ मनी जो है, सर्कुलेशन जो है अलग है। यहाँ पे धरती पर, धरती लोक पे लोगों को महीने की सैलरी मिलती है और वो हर महीने मिलती है, लेकिन मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं। मर्चेंट नेवी में शायद कुछ समय जब तक आप शिप पे हैं तब तक ही आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद शायद मिलती है, नहीं मिलती, आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल सही, नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। मैंने सुना कैप्टन्स को शायद मिलती है। कुछ कंपनी होती हैं जो आधी सैलरी आपको जब आप जहाज़ पे हैं तब देती है, और आधी वेतन जब आप ज़मीन पे हैं, छुट्टी पे हैं। लेकिन सभी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, मोस्टली लोगों में नहीं होता, मतलब। हाँ जी। हाँ, तो उसके ऊपर आते हैं कि व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर न्यू ऑफिसर्स, या फिर जो अभी आना चाह रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही सकारात्मक पहलू हमें नई पीढ़ी में देखने को मिल रहा है, वो है इन्वेस्टमेंट, निवेश। राइट। सबकी रुचि है कि इन्वेस्ट किया जाए। बराबर। तो मर्चेंट नेवी में जब आप पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, आप अभी अभी छात्र थे, पहली बार आप आए हैं, पहली बार आपकी कमाई है, देखिए पता नहीं आप कितने प्रौढ़ हैं अर्थशास्त्र में, पता नहीं। तो सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट, निवेश करें, वो सेफ करें, सुरक्षित हो, मिनिमम रिस्क, कम से कम जोखिम हो जिसमें। तो ये किस में नज़र आता है? आप सोना खरीदें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, और आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी कौन से, इंडेक्स फंड्स को आप चुनें। ये दोनों, इनमें कम से कम जोखिम है, ये आप कर सकते हैं। अब कई बार और चीज़ें सोची जाती हैं निवेश के तौर पे, घर खरीदने का सोचते हैं। घर यदि खरीदना है, आप अपने लिए खरीद रहे हैं, परिवार के लिए, तो ठीक। निवेश के दृष्टिकोण से खरीद रहे हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आप इतने प्रौढ़, इतने समझदार नहीं हैं कि इसकी रकम बाद में कितनी बढ़ने वाली है। वो आप वो लगा लें, अंदाज़ा लगा लें। हाँ, या तो आपके परिवार में ही ये काम किया जाता है, रियल एस्टेट का कितनी जानकारी है, इतना अनुभव है, तो अलग बात। लेकिन एक आप सामान्य भारतीय परिवार से हैं, आपको ये सब इतना नहीं पता होता, तो सेफ चलें। सबसे अच्छा सुरक्षित ये है, स्वर्ण खरीदें, और म्यूचुअल फंड्स, वो भी इंडेक्स फंड्स, उनमें आप इन्वेस्ट करें। बट हाँ, एक तीसरा एस्पेक्ट हम एक्चुअली आपके ऊपर लेने वाले थे कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे, यू सेड देर आर 3, नॉट यू, आई सेड कि देर आर 3 थिंग्स दैट मेक यू वेरी यूनिक। फर्स्ट, आपकी जो बोली है, द वे यू टॉक इज़ वेरी यूनिक। सेकेंड,
जिस प्रोफेशन में आप हैं, और तीसरा आपका पैशन, इसका मैंने अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। तो द पैशन है आपका, आई थिंक यू आर अ टैटू आर्टिस्ट। मेरे को उसके बारे में बताइए आपकी, हाउ डिड यू गॉट इनटू टैटूइंग, और एक्चुअली टैटूज के बारे में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या मर्चेंट नेवी में अलाउ वगैरह है एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी एक बार हम लेंगे ज़रूर प्लीज़। तो सर्वप्रथम मर्चेंट नेवी में टैटूज से कोई समस्या नहीं, अच्छा, बल्कि मर्चेंट नेवी में हमारे पास एक पासपोर्ट जैसा दस्तावेज होता है, उसे कहते हैं CDC, सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसमें तो लिखा भी होता है एनी आइडेंटिटी मार्क और टैटू। तो देखा भी जाए तो टैटूज ट्रेडिशनल भी हैं सेलर्स के लिए। हाँ जी, हाँ। और इसमें कोई समस्या नहीं, किंतु इंडियन नेवी में टैटूज वर्जित हैं, वहाँ पे आप टैटू नहीं गुथवा सकते। ओके। लेकिन मर्चेंट नेवी में जो भी जा रहा है, मैं कहता हूँ टैटूज आप ना ही गुथवाएं तो बेहतर है। एक तो आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये बहुत खर्चीला मामला होता है। अच्छा। दूसरा, टैटूज जब आप पे गुदे होते हैं और जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो जो इंटरव्यू वाला होता है वो पुराने ज़माने का व्यक्ति होता है, और शायद नए ज़माने का हो, लेकिन वो बहुत से लोग टैटूज़ को हीन भावना से देखते हैं। तो बेहतर है जब तक कि आप अफसर ना बने तब तक आप टैटूज़ ना गुदवाएं। यदि गुदवा रहे हैं तो ऐसे स्थान पे जो विजिबल ना हो, जो कभी भी ढक सकें, जिन्हें ढक आप सकें, आपके वस्त्रों के भीतर ढक सके। अब देखिए मेरे इतने सारे टैटूज हैं, लेकिन मेरी वर्दी में आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आता। हाँ, बिल्कुल। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो इस प्रकार से टैटूज गुदवाएं कि आप उन्हें कभी भी ढक सकें। मैं इसमें कैसे गया, बचपन से कलाकारी का तो शौक था। अब मर्चेंट नेवी ये सभी की कहानी है। पढ़ाई कर ली, नौकरी मिलती नहीं, नौकरी मिल गई तो नौकरी संभालना, नौकरी संभल गई तो नौकरी बचा के रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उसी पड़ाव पे मैं था, नौकरी नहीं मिल रही। ओके। सब कुछ हो गया, परीक्षाएं हो गई, COC आ गई, नौकरी नहीं मिल रही। आपको नहीं मिली थी स्पॉन्सरशिप? नहीं जी। अच्छा। अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करें। और इसमें एक चीज़ होती है मर्चेंट नेवी में, जिसे कहते हैं वेटिंग पीरियड। ओके। आपको कंपनी कह देती है ठीक है ले लेंगे, इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, लेकिन वो निश्चित नहीं होता। अच्छा। कितनी प्रतीक्षा करें, पता नहीं लेंगे भी कि नहीं लेंगे, और वो तो भूल भी जाते हैं। आपको प्रतीक्षा में डाला है, औरों को भी डाला हुआ है। बिल्कुल। अपने मन अनुसार किसी को भी भेज दें और आपको बोलना भूल भी जाएं। बिल्कुल। तो वही अवस्था थी। तो सोचा अब क्या किया जाए, समय को निवेश किया जाए। तो टैटूज़ में चले गए। टैटूज़ में कैसे ध्यान गया, अब टैटूज़ का तो ज़माना है, और उसके ऊपर जो मेरे भ्राताश्री हैं वो बैंक में कार्य करते हैं, लेकिन शौकिया तौर पे उन्होंने टैटूज़ शुरू करे। तो वो बैंक से आते थे, शाम को टैटूज़ सीखते थे। वहाँ से उत्सुकता और ज़्यादा गहन हो गई। फिर ऐसे करते करते जब मैं इस पड़ाव पे आया तो मैंने सोचा मैं भी ये प्रयोग करके देखता हूँ। मैंने टैटूज़ सीखे, टैटूज़ का कोर्स पूरा हुआ, गोदना शुरू किया, और फिर प्रभु कृपा से नौकरी भी आ गई। तो इस चीज़ को भी जारी रखा। अच्छा। साथ ही साथ। ठीक है। और फिर अगली बार जब मैं जहाज़ से उतरा, अब तो नौकरियां मिलने लग गई थी, लेकिन फिर सोचा जब टैटूज़ कर लिया तो पियर्सिंग्स भी करके देखते हैं। अच्छा। आपके जीवन में अन्वेषण आवश्यक है, एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण व प्रयोग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हर आपकी कोशिश होनी चाहिए यदि संभव हो, क्योंकि इसके लिए समय और धन दोनों चाहिए। तो यदि संभव है तो जीवन में अन्वेषण करें और अलग अलग पहलुओं को खोल के देखें, उन्हें अनुभव करके देखें। तो अनुभव के लिए, अन्वेषण के लिए, प्रयोग के लिए मैंने पियर्सिंग्स भी सीखी। अच्छा। अब ये साथ साथ में चल रही हैं। जहाज़ पे जब भी मौका मिलता है तो मैं पियर्सिंग्स और टैटूज करता हूँ। किसके? अपने सहनाविकों के, शिपमेट्स के। मैं एक्चुअली वो पूछने वाला था। सो आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम एंड आई हैव सीन कि आप टैटू आर्टिस्ट हैं, बट हमेशा से क्वेश्चन था जब आप शिप पे होते हैं तो आप टैटू आर्टिस्ट कैसे हैं, मतलब हाउ आप किसके बना रहे हैं टैटू? तो आप अपने जो कर्मी हैं, हाँ, उनके लिए ही टैटू बना लेते हैं? बिल्कुल, हाँ जी। तो आप तो पूरा आपका मटेरियल लेके चलते होंगे? जी, साथ में। बहुत बढ़िया, नाइस। ये तो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो आप शिप पे। टैटू
गोद देना एक कुशलता है, और अपने ग्राहक से पैसे निकलवाना वो दूसरी कुशलता है। अंग्रेज होते हैं तो वो तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में जब जब मुझे भारतीय मिले उनसे पैसे निकलवाना ये अपने आप में एक कला है जिसमें मैं बहुत सक्षम नहीं हूँ। ये बढ़िया है। तो जिस भी आप शिप में हैं वहाँ पे एक टैटू शॉप भी है। बिल्कुल है जी। ये आप एक एक्स्ट्रा चीज लेके चल रहे हैं अपने साथ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके, आपकी यहाँ धरती लोक पे भी कोई स्टूडियो वगैरह है क्या? जी जी, कहाँ? मेरा गोदनशाला पंजाब में है, पंजाब टैटूज। ओके, हाँ जी। और कौन संभालता है वो मेरे बिजनेस पार्टनर हाँ मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं। हाँ जी। उन्हीं की बदौलत ये चल रहा है। जब मैं जहाज़ पे होता हूँ तो वो भी संभाल रहे होते हैं। अच्छा, तो जी। जब आप धरती पे होते हो तो आप वहाँ चले जाते हो? हाँ जी। अभी तो आप यहाँ चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या करते हैं आप लोग टैटू शॉप्स में? टैटूज एंड पियर्सिंग्स। पियर्सिंग कहाँ करते हैं? पियर्सिंग्स कान में, नाक में। सबसे अजीब जगह कहाँ की है? सबसे अजीब तो मेरे हिसाब से अजीब जो मुझे लगती है, देखने में तो सुंदर लगती है लेकिन करने में सबसे कठिन और अजीब जो मुझे लगती है वो है जीवा। जीव में आपने करी है? जी मैंने करी है, लेकिन अभी भी मैं सकुशल नहीं हुआ उसमें। हाँ। अभी भी मैं उसे अच्छी तरह से सीख नहीं पाया हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ। तो सबसे जटिल और विचित्र मुझे वही लगती है। कैसे हो सकता, मतलब आई हैव नॉट डन एनी पियर्सिंग एंड ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए समझना। हाँ जी, कि आप जीभ में कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पियर्सिंग? चलो इस पे करते हैं बात। कैसे करते हैं पियर्सिंग? आपके पास एक सुई होती है, ठीक है, बस। एनेस्थीसिया नहीं। अच्छा, आप नहीं, उसको सुन नहीं करते? बाप रे, मैं नहीं करता। ये तो आप ऐसे क्षण भर का खेल होता है, झट मंगनी पटव्या, खत्म कहानी। जीभ में हो चाहे कहीं पे भी हो, बस एक बार सुई गई, उसके बाद आपका जो स्टार्ट है वो गया, समाप्त, खेल संपन्न। ओह गॉड। लेकिन जीभ का जो रिफ्लेक्स है, जहाँ मैं जानता हूँ, हाँ जी, बहुत फास्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे उसमें कुछ चुभाने का प्रयत्न करोगे, हाँ जी, तो वो तो एकदम से अंदर चली जाएगी। वो इंसान नहीं भी चाहे अगर तो भी वो कैसे कर लेते हैं? तो एक उपकरण होता है क्लैंप। अच्छा, क्लैंप से पकड़ के रखते हैं। ओह शिट। हाँ जी, मैं स्वयं कह रहा हूँ, ये मुझे भी बहुत जटिल लगती है और मैं भी सक्षम नहीं हुआ, तो मैं भी इस पे अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ। जी। बाकी आप करवाना चाहेंगे कभी? जी मुझे स्वयं जी वहाँ पे पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें एक अपने समस्या भी होती है। समस्या ये होती है कि जो मेटल होता है, धातु होता है, वो आपके दांत से बजता, टकराता रहता है, और आपके जो दांत है ना वो अति नाजुक होते हैं जी, और समय के साथ साथ ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो यदि आपके पास आपके जीवा में स्टड है तो आपको इतना होश संभालना होगा कि मैं जब भी अपनी ज़बान का प्रयोग कर रहा हूँ तो अपने दांतों पे ना मारूं। बहुत लोग इतना होश संभाल सकते हैं और अच्छी बात है, होश ही तो जीवन में सब कुछ है। बिल्कुल। तो अगर इतना कर सकते हो तो अवश्य करो, लेकिन मुझे तो इतना शौक ही नहीं है इस चीज़ का। पियर्सिंग का आपको बहुत शौक नहीं है, आप टैटूज का शौक? टैटूज का मुझे ज़्यादा शौक है। कितने टैटूज आपके? गिने तो मैंने भी नहीं। करवाए होंगे तब तो गिने होंगे। नंबर याद नहीं आपको? आप सीरियसली बोल रहे हैं? जी सच में मुझे याद नहीं है। एक तो मेरा टैटू है जो छाती से शुरू होता है। हाँ जी। और वो कमर पेटी तक जाता है। अरे वाह। वो एक ही एक टैटू है, और इस प्रकार से जांघ पे अनेक हैं और पिंडलियों पे अनेक हैं। पिंडी क्या होती है? काफ। अच्छा। पता नहीं है। और सेलर टैटू एक ट्रेडिशनल जो मेरे चरणों में है। तो चरण में नाविक पुराने ज़माने में टैटू गुदवाते थे, या तो चरणों पे या टखने पे। यदि मैं ये शब्द सही बोल रहा हूँ, मुझे भी पक्का नहीं पता। एंकल इज टखना। आई थिंक एंकल इज टखना। मेरे ख्याल से ये होता था कि एक पाँव पे मुर्गा और एक पाँव पे सुअर। ओह। तो उससे इसके अलग अलग अभिप्राय होते थे। एक तो ये शुभ माने जाते थे कि ये शुभ है। सुअर शुभ है मतलब, और मुर्गा भी। जी। क्या बात कर रहे हैं? एक ये शुभ माने जाते थे, क्योंकि जब पुराने ज़माने में जहाज़ डूबता था तो सुअर और मुर्गे डूबते नहीं थे, ये तैरते रहते थे, नाविक बेचारे डूब जाते थे। दूसरा होता था कि जब ये आपके पाँव में है तो आपको स्मरण रहे, आपके पाँव चलते रहें,
सदा ही ठहरे ना। विशेष तौर पे जब आप पानी में हैं तभी आप तैर पाएंगे। आपके पैर चलते रहें पानी पे भी धरती पे भी, जीवन में सदा ही गतिमान रहें। तो ये एक प्रकार से प्रेरणा भी मिल जाती है और एक शुभ भी माना जाता है। मतलब आई कैन सी वो क्यों गुदवाया जाता हो। अगर ये दोनों ही चीज़ें डूब नहीं रही हैं तो हमने पैर पे गुदवाई ताकि हम भी ना डूबे। हाँ जी, है ना, वो मान्यता हो सकती है, दैट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, पॉपाय द सेलर मैन का आपने टैटू क्यों नहीं बनवाया ये बताओ। क्या बढ़िया कूल सा टैटू है उनका। जी एंकर टैटू, उनके एंकर होता है, हाँ जी, लंगर anchor होता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन सामान्य सा हो गया है। हाँ जी। सभी को देखने को मिलता है। मैं कुछ भिन्न चाहता था। हालांकि जो मेरे पैर पे मुर्ग सुअर है उसके भी मुंह के अंदर से लंगर निकल रहा है। अब दिखा सकते हैं, मेरे को देखना है, हम डाल देंगे। जी जी अवश्य। सच में नहीं है ये, अधिक से अधिकतम मेरे भ्राताश्री ने बनाए हैं जब वे सीख रहे थे, तो उनका ये अभ्यास वाला कार्य। सो अभी जो आपका स्टूडियो है पंजाब में, उसकी क्या विशेषता है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर टैटू स्टूडियोज? देखिए आपको समझना होगा, टैटूज बहुत ही खर्चीला मामला है। बिल्कुल, हाँ, उत्कृष्ट टैटू बहुत महंगे होते हैं। बिल्कुल। और जो छात्र छात्राएं हैं आजकल के, जो युवा हैं, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक बात ज़रूर है, जितना अच्छा टैटू होगा वो आपको महंगा ही मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन एक दृष्टि थी कि ये जो छात्र छात्राएं हैं इनको किसी तरह से इस प्रकार के टैटूज दिए जाएं जो सस्ते भी हों और एक स्तर तक अच्छे भी हों। बिल्कुल, ठीक है। निश्चित ही आप और बड़े टैटू स्टूडियो जाएंगे तो आपको और उत्कृष्ट मिलेगा, और बड़े में जाएंगे और उत्कृष्ट मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी दृष्टि थी कि सस्ते में अच्छा टैटू बन जाए, ओके। उत्कृष्ट टैटू बन जाए उन लोगों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए, युवकों के लिए ये गोधनशाला है। ओके। ये एक चीज़, साथ में एक और चीज़ देखने को मिली। इस समय इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं भारत में, बहुत ही कुशल कलाकार हैं, और उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है। उनके पास काम ही नहीं है, वो वैसे ही बैठे हैं बेचारे। उनके लिए भी ये अवसर का स्थल है। ओके। वो यहाँ पे आके कार्य कर सकते हैं। कितना लाइक बड़ा है आपका स्टूडियो? स्टूडियो अभी तक तो 2 ब्रांच हैं, ओह, 2 शाखाएं हैं। अच्छा। हाँ जी, एक मोहाली में है, एक अमृतसर में है। ओके। तो प्रभु कृपा से बढ़ ही रहा है। ओके। तो कलाकारों की आवश्यकता रहती है, इसीलिए उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बहुत बढ़िया। श्योर, अगर कोई व्यूअर हैं जो पंजाब के आसपास रहते हैं और वो करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली प्लीज़ चेक इट आउट। मैंने अभी इनके पैर के टैटू देखे हैं भाई साहब, रफ बुक है पूरी, लेकिन क्या बढ़िया टैटूज बनाए हैं। अगर इमेजेस मिल पाए मेरे को तो मैं डालूंगा ज़रूर, देख लेना एक बार। आप स्केचिंग भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओह। जो भी, जब आपने टैटू सीखने होते हैं आपको पहले स्केचिंग में बहुत अच्छा होना होता है। तो जब आप टैटूज भी सीख रहे होते हैं तो गोदन यंत्र चलाने से पहले आपका प्रशिक्षण होता है स्केचिंग का, चित्रकला का। अच्छा। चित्रकला में अच्छे कुशल होने चाहिए आप, तो ही आप गोदन यंत्र का प्रयोग कर पाएंगे। ओके। हाँ जी। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी जो कुशल उंग कलाकार हैं, जो गोदन कलाकार हैं, वो अभी भी स्केचिंग करते हैं अपने अभ्यास के लिए। चित्रकला अभी भी करते हैं क्योंकि वो अनिवार्य है। यदि आपको जी है आपके पास फोटोज? उसकी भी नहीं है? जी हैं उसकी हैं। जी। ये आपने स्केच किया है? हाँ जी। मैं नहीं मानता भाई साहब। तो ये जिस दौरान मैं सीख रहा था तो उस दौरान ये सारे चित्रकला की गई थी। ये तो वो मूर्ति लग रही है। जी मूर्ति है, हाँ, मूर्ति का चित्र। हाँ जी। ओह गॉड, ये एक्चुअल मूर्ति लग रही है। बुद्धा's फाइनल मैसेज आपो दीपो भावा, क्या मतलब होता है इसका? अपने दीप स्वयं बने, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन गाइड। बहुत बढ़िया। सर्व स्वीकृति, व्हाट डज इट मीन? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। डू यू मेडिटेट? जी जी बिल्कुल। आप मेडिटेट भी करते हैं? हाँ जी। इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप भाई? मतलब ये आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप कंटेंट भी बना रहे हैं, आप टैटूज कर रहे हैं, आप इतनी सारी चीज़ें। मेरे से 4 चीज़ें नहीं हो पा रही भाई, आप इतनी सारी चीज़ें कर कैसे रहे हो? आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और भी अनेक चीज़ें होंगी जो मुझे पता ही नहीं। हाँ जी। ये तो देखा जाए तो प्रभु कृपा है, और हमारी तो चेष्टा ही होती है। चेष्टा इस प्रकार से कर सकते हैं,
प्रत्येक चीज़ प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। यदि मैं सोचूं आज मैंने वर्कआउट भी करना है, आज मैंने स्केचिंग भी करनी है, आज मैंने टैटूज भी करने हैं, आज पियर्सिंग भी करनी है, तो सब कुछ एक दिन में संभव नहीं है। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आज ही करनी है। आज जो कर सकते हैं कर लें, आज ठीक है, आज आप वर्कआउट, आज आप जिम कर लें, कल आप स्केचिंग कर लें, परसों आप टैटूज़ कर लें, परसों के बाद आप पियर्सिंग्स कर लें, उसके अगले दिन आप योग कर लें। इसी के बीच में 5-10 मिनट मिलते हैं, उसमें आप मेडिटेट कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है मेडिटेशन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है सोचने का। जी। आई विल हैव टू पॉइंट दैट आउट। जी, क्योंकि हाउ पीपल थिंक एंड हाउ आई हैव बीन थिंकिंग एज वेल कि अगर जिम जाना है, हाँ जी, तो आपको डेली भी जिम जाना है। हाँ एक दिन मिस नहीं कर सकते। एक दिन मिस हो गया मतलब आपकी स्ट्रीक टूट गई, या पता नहीं क्या कर जी। रहे हैं लोग, स्नैपचैट की स्ट्रीक बना रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रीक टूट गई या फिर आपने मिस कर दिया। आप कोई मान लीजिए हॉबी है आपकी कि नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो नहीं मुझे डेली 1 घंटा निकालना है, और मैं क्योंकि वो 1 घंटा डेली नहीं निकाल पा रहा बिकॉज काम होता है, तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार मैं डेली नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। ये ऐसे नहीं सोचा मैंने अभी तक कि आपको हर चीज़ हर दिन करनी ही क्यों है। जी, है ना। आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। आप हफ्ते का प्लान पहले से बना सकते हैं कि आज मैं सिर्फ जिम जाऊंगा, आज मैं सिर्फ 1 या 2 चीज़ें एक्स्ट्रा करूंगा, जो मैं जितनी सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो एक दिन में नहीं करके एक दिन करूंगा। जी। अच्छा, वेरी वेरी ग्रेट पर्सपेक्टिव। आपका लक्ष्य होना चाहिए, इतना ही अनुशासन बांध के रखें कि मुझे संगतता बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी। एवरी डे, नो नीड टू डू एवरी डे, बट डू इट कंसिस्टेंटली, संगत रूप से करें। चाहे हफ्ते में 1 बार करें, लेकिन हर हफ्ते करें। चाहे हफ्ते में 2 बार करें, कोशिश रहे कि हफ्ते में 2 बार करूँ ही करूँ। इस तरह से अंत में तो उत्तर आता है अनुशासन। इतना अनुशासन बना के रखें कि प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ चेष्टा कर रहा हूँ। जैसे एक चीज़ ले लें, एक आयाम ले लें जीवन का, कसरत। तो कसरत में बहुत चीज़ें आती हैं, तो प्रतिदिन कसरत करूँगा, ठीक है, लेकिन आज मैं बॉडी वेट वर्कआउट करूँगा, कल मैं योग करूँगा, परसों मैं प्राणायाम करूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि अब आधे घंटे करता था, 30 मिनट तो करने ही करने हैं। कोई बात नहीं, आज थोड़ी समय की कमी है, ठीक है, 15 मिनट ही सही। बस ये है, आप असल में अपना मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं। मन पे एक बार विजय हो जाए तो संगतता भी बनी रहेगी, अनुशासन भी बने रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं भाई। ये कैसे है, ये बताइए, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे हैं आप? देखिए, मोटिवेशन की तो किसी आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। हर समय हर स्थिति में प्रेरित रहना ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। और मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, ये इंस्टेंट एनर्जी, कैफीन की तरह किक करती है ये। बिल्कुल सही। और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं ना आजकल, जैसे कि सुसाइड, आत्मघात, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये वेग में होती हैं। ये भावनाओं का सैलाब अचानक से आता है, और वेग में उतनी इन दैट इंटेंस मोमेंट दैट स्टेप इज टेकन। तो ये ऐसा नहीं होता कि वो प्लानिंग की हुई है एक हफ्ते से प्लानिंग की हुई है, इस तरह से वो अचानक से ही, ऐसा मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि ये वेग में की जाती है। इंटेंस मोमेंट आता है, ऐसा सैलाब आता है भावनाओं का, उसमें इतना बड़ा कदम उठाया जाता है। तो ये भी एक इंस्टेंट किक होती है। इसी प्रकार से प्रेरणा भी इंस्टेंट किक है। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा की तो मुझे ही आवश्यकता थी। और प्रेरणा आपको हर जगह से मिलेगी, विशेष तौर पे यूट्यूब से। यूट्यूब से मैं प्रेरणादायी विचार सुनता था, उनसे मुझे बहुत मदद मिली। देखते देखते मुझे एक चीज़ समझ आई, सबसे ज़्यादा बलिष्ठ प्रेरणा कहाँ से आती है? भीतर से, अंतर प्रेरणा। तो मैंने सोचा क्यों ना स्वयं को प्रेरित किया जाए। तो मैं स्वयं को प्रेरित करता था, और करते करते मैं रिकॉर्ड कर लेता।
वो मैं किसी के लिए बना नहीं रहा, वो स्वयं के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि प्रेरणा की भी एक समस्या है, कैफीन कुछ समय के लिए ही होती है, फिर हट जाती है, फिर आप लो हो जाते हैं। कैफीन पी आप सक्रिय हो गए, फिर आप कुछ समय बाद। इसी प्रकार से प्रेरणा का भी ये समस्या है, एकदम से आप हो जाएंगे हाँ यस वर्कआउट या बीस्ट मोड, और बस जब तक जिम पहुंचेंगे छोड़ो। तो सोचा क्यों ना स्वयं को प्रेरित किया जाए। और जब आप चलचित्र देख रहे हैं कि यार ये तो मैं ही हूं ना, यार ये मैं ही बोल रहा हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, अच्छा ऐसे करूँगा यार, करूँगा, पक्का करूँगा, निश्चित ही संकल्प साथ लिया अभी के अभी। और जैसे ही कैफीन गई ना, फिर देखा ओ यार ये तो मैं ही हूँ ना, ये मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। सोचिए अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अपना चलचित्र बनाए। आपको YouTube पे डालने की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक में ना डालें, सार्वजनिक ना करें, स्वयं के लिए रखें। सार्वजनिक करेंगे तो भी और भी अच्छा है, परोपकार भी होगा और कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। नहीं तो अपने लिए कम से कम ये करें, इससे अंतर प्रेरणा बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है आपने। मतलब खुद की वीडियो आप रिकॉर्ड करके देखिए, जिससे किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप एकदम हाई एकदम मोटिवेशन पे उस रिकॉर्ड कर लो, ऐसे होगा बाद में आप दूसरों की मोटिवेशन देख रहे हैं तो उन्होंने तो बहुत सफलता पा ली है, तो वो सब बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आपकी क्या अवस्था चल रही है, आपको तो रोटी नहीं मिल रही है खाने को, ठीक है ना। वो तो पता नहीं क्या कुछ खा के आराम से बैठे हैं, बिल्कुल। उनका कल का खाना भी तैयार है। आपको अभी की रोटी नहीं, सुबह से भूखे हैं, आप क्या उनका देखेंगे। लेकिन जब आप स्वयं को ही मोटिवेट कर रहे हैं, स्वयं को ही प्रेरणा दे रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं ये तो मैं ही हूं ना, मैं ही बोल रहा हूँ, तो उसका प्रभाव दुगना तिगना चौगुना होता है। वेरी इंटरेस्टिंग जी, ये तो मैं भी करना चाहूँगा अवश्य। वापस मर्चेंट नेवी पे आ रहे हैं एंड अभी शायद हम ये लास्ट 2-3 क्वेश्चंस लेंगे, जो कि जो लोग हमें देखते हैं और हमें बहुत सारे ऑडियंस देखते हैं जो मर्चेंट नेवी बनना चाह रहे हैं, बच्चे हैं आजकल जो बनना चाह रहे हैं और वो देख रहे होते हैं। आई नो कि आपने बोला मत करो, लेकिन आप किसी को कूदना है नरक में तो कूदे है, मेरे को क्या हमने तो बता दिया मत करो। लेकिन मान लीजिए कोई नरक में कूदना ही चाह रहा है, क्योंकि उनके पास वो दो शक्तियां हैं, अथक परिश्रम एवं परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की कला। देख लो अगर है कि नहीं है तो जी। अगर मान लीजिए है और वो करना चाह रहे हैं, तो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, या फिर बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी जो आपने ठान लिया कि मैं करने वाला हूँ, ऐसे हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जो आदमी कर रहा हो, आप क्या कहेंगे सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है जो इंसान बच सकता है करने से? मर्चेंट नेवी में पहला कदम ही प्रमुख है। यदि पहला कदम गलत रख लिया, आगे मार्ग आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। जैसे शर्ट का पहला बटन ही गलत लगा दिया, सारे आगे सब गलत। बिल्कुल। पहला कदम क्या है? एडमिशन। आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अच्छा। आपका लक्ष्य क्या है? पैसे कमाना है। वो कैसे कमाओगे? जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे उतना अधिक पैसा कमाओगे। बड़ी कंपनी कैसी मिलेगी? जब वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे दे शुरू में ही। बिल्कुल। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए शुरुआत में एक अच्छी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे दे। तो ये तो कुछ कंपनीज हैं जिनका अपना इंस्टीट्यूट है, तो आपको एडमिशन से पहले ही स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अच्छा। सबसे अव्वल नंबर पे एंग्लो ईस्टर्न। राइट। उनका खुद का उनकी खुद की कंपनी उनकी खुद की कंपनी है, खुद का इंस्टीट्यूट है। अच्छा। इंस्टीट्यूट लेते ही आपको स्पॉन्सरशिप साथ में ही मिल जाती है। आपका प्लेसमेंट 100% निश्चित है। अच्छा। इसी प्रकार से ग्रेट ईस्टर्न भारतीय कंपनी है, वहां पे भी उनका भी अपना इंस्टीट्यूट है। एडमिशन लेते ही 100% प्लेसमेंट, स्पॉन्सरशिप मिल गई, प्लेसमेंट मिल गई। तीसरा है SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत की सरकारी कंपनी है। अच्छा। लेकिन क्योंकि सरकारी है, सरकारी मामले आपको पता है कैसे होते हैं, यहाँ पे वेतन भी कम है और भी चीज़ें हैं। ये आपका अंतिम विकल्प होना चाहिए। कितना डिफरेंस होता है पैसे में? SCI 50% से भी कम हो। बाकी कंपनीज में अगर जाएंगे तो SCI के मुकाबले दुगनी तिगनी होगी आपकी तनख्वाह। SCI में कम। और शुरुआत में आपको तनख्वाह की चिंता नहीं है। शुरुआत में ये है जल्दी प्लेसमेंट हो। SCI में 12 महीने आपको वेटिंग पीरियड होता है। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है जहाज पे चढ़ने के लिए।
आपका समय बहुत खराब होता है उस समय, शुरुआत में आपका समय कीमती है, वेतन बेशक कम मिले। तो दोबारा से मैं दोहराऊंगा, एंग्लो ईस्टर्न पहला विकल्प, ग्रेट ईस्टर्न दूसरा विकल्प, 7 आइलैंड्स तीसरा विकल्प, अंतिम विकल्प SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन चारों इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं, साथ में ही आपकी स्पॉन्सरशिप हो जाती है, 100% प्लेसमेंट निश्चित हो जाती है। इसके अलावा बाकी बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन क्या वहाँ पे सभी की प्लेसमेंट होती है? सबकी तो नहीं होती है, कईयों की होती है, कईयों की नहीं होती है। तो उनका इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ। ध्यान रहे, एडमिशन से पहले ही स्पॉन्सरशिप प्राप्त करें, एडमिशन से पहले ही करें। बाद में मत सोचें कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ जाएंगी तब स्पॉन्सरशिप दे देंगी, पता नहीं मिले या ना मिले। आपका पहला कदम होना चाहिए, एडमिशन लूँ मैं, एडमिशन से पहले ही स्पॉन्सरशिप प्राप्त करूँ। स्पॉन्सरशिप अलग अलग कंपनीज देती हैं, स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स समय समय पे आते हैं। अच्छा। इंटरनेट का प्रयोग करें, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है मैरीटाइम यूनिवर्स, वो इसकी खबरें देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इंटरनेट पे सक्रिय रहें और देखें कब स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स निकल रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करें, स्पॉन्सरशिप पहले प्राप्त करें, उसके पश्चात एडमिशन, तो आपका आगे का मार्ग बिल्कुल सही रहेगा। ओके। ऐसा कोई टाइम होता है जनरली 1 साल का कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा निकलते हैं? 1 साल में 2 बार एडमिशन होती है, तो 2 बार स्पॉन्सरशिप होते हैं। कौन से? जी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे समय में मार्च अप्रैल में होते थे और शायद नवंबर दिसंबर में होते थे। ठीक है। स्पॉन्सरशिप की आप बात कर रहे थे कि स्पॉन्सरशिप ही लें। मान लीजिए किसी वजह से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती और अब कर ली पढ़ाई, नौकरी नहीं, क्या करें? कहाँ से मिले जॉब? अब क्या ऐसे कोई वेबसाइट वगैरह होती है, naukri.com टाइप्स, जहाँ से आप जाके ले सकते हैं, या फिर कोई ऑफिस हो जहाँ पे हम जाके ले सकते हैं? हाउ विल आई गेट अ जॉब देन? जी सबसे पहले ध्यान रहे कि क्या नहीं करना, एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा। एजेंट्स के ज़रिए कभी नौकरी प्राप्त ना करें। हाँ। सबसे पहले तो ये समझें। ओके। आप बहुत बार सुना होता है कि मेरे गांव के इतने लोगों को तो चढ़ा दिया तो मुझे भी चढ़ा देगा। हाँ। एजेंट्स के ज़रिए मत जाए, पता नहीं वो सही चढ़ाए, पता नहीं ना चढ़ाएं। हो सकता है पैसा खा जाएं और भाग जाएं, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल होता है। ऐसा भी हो सकता है पैसा लेकर आपको जहाज़ पे भेजा, लेकिन सही जहाज़ पे नहीं भेजा, गलत जहाज़ भी होते हैं। मतलब ऐसे जहाज़ पे भेज दिया जो तेल की चोरी कर रहा है। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से ऐसा भी होता है कि आपको जहाज़ पे तो भेज दिया, जहाज़ पे लग गई आग, या जहाज़ और किसी कारण गिरफ्तार हो गया। कभी कभी शिप अरेस्ट हो जाता है, कोई उसने नियम तोड़ा होता है, तो फिर आपकी नौकरी गई। या तो आप भी अरेस्ट हो जाते हैं साथ में, या आप उतार दिए जाते हैं। अच्छा। तो एजेंट के ज़रिए इसलिए नहीं जाना कि पता नहीं गड़बड़ हो सकती, या तो पैसे ही खा जाए या आपको भेजे तो गलत स्थान पे भेजे। कितने पैसे लगते हैं अगर एजेंट के जरिए जाओ तो? ये तो मार्केट का रेट होता है। ये एजेंट्स का अपना बहुत बड़ा संजाल नेटवर्क है, और इन्होंने पूरे मार्केट पे कब्जा किया हुआ है। Okay. इस समय यदि आप जाते हैं तो आप समझें 3 लाख कम से कम मांगते हैं, और ये रकम जाती है 6 लाख से भी ऊपर तक। जितना ज़्यादा पैसा देंगे और उतना अच्छा जहाज़ पे चढ़ाने का वादा वे करते हैं। वादा कितना निभाते हैं कितना नहीं वो तो प्रभु जाने। ये बात समझ आ गई कि एजेंट से बच के रहना है। तो अब क्या करें? देखिए, आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको क्या चाहिए? आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। कि मुझे जानकारी कैसे पता चलेगी कि कहाँ अफसर है, कहाँ पे बुलाया जा रहा है, कहाँ पे नियोजित किया जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? 2 ही चीज़ें हैं, एक है अंतर्जाल इंटरनेट, दूसरा है संजाल नेटवर्क। ओके। अब इनके लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप घर पे बैठे रहें, इंटरनेट पे अप्लाई करें। ठीक है। कैसे करें? बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी तक यदि मर्चेंट नेवी में हैं आप, तो आपको अपने आप ही पता है बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी हैं। बड़ी भी छोटी भी जितनी कंपनीज मिल रही हैं, ऑनलाइन अप्लाई करें। और उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल निर्मित करें, वहाँ अप्लाई करें। ये बात हो गई। दूसरा cjobs.net, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें। तीसरा rightships.com, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें। ओके। और एक और है chunt.com है या क्या है मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे भी अप्लाई करें। Okay. यानी कि ऑनलाइन पूर्ण रूप से हर स्थान पे आप अप्लाई कर दें। ओके। उसके अलावा जितने भी
शिपिंग कंपनीज हैं, उनकी ईमेल आईडी निकालें, सभी जगह अपना रिज्यूमे भेजें। आपको अपना रिज्यूमे वायरल करना है, भेजें, हर जगह पे भेज दें, सारी कंपनीज में भेज दें। और ये आसान काम नहीं है, कितनी सारी कंपनीज हैं, ये करते करते आपको 2 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा। यदि एक दिन में आप 100 भेज रहे हैं तो ऐसे करते करते आपको 2 महीने लग सकते हैं। इतनी कंपनी है? बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। और कंपनी भी ऐसा नहीं है, एक कंपनी को मैनेज करती हैं आगे 3 और कंपनी। एक ही कंपनी में लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन एक फलाना कंपनी है जो वहीं भेज रही है, एक और फलाना कंपनी है जो वहीं भेज रही है। तो बहुत सारी ईमेल आईडीज हैं, आपने सब पे अपना रिज्यूमे भेजना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। ये तो आपका इंटरनेट ऑनलाइन वाला कार्य हो गया। तो चर्चा हो रही थी छोटी छोटी शिपिंग ऑफिसेस में जाएं, छोटी में ही जाएं, बड़े वाले फ्रेशर्स को नहीं लेने वाले। अच्छा। छोटी में ही जाएं, ठीक है। और ये कार्य आपको निरंतरता से करना है। ये मत सोचना 1 महीने तक करूंगा उसके बाद देखा जाएगा। एक चीज दिमाग में डाल लें, प्रभु हमारे साक्षी हैं, आपके कर्म देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार आप भी साक्षी बने। किस चीज के? अवसरों के। प्रभु अवसर लेकर आएंगे, निश्चित रूप से लेकर आएंगे। हमारी गलती होती है, हमें दिखे या ना दिखे या देरी से दिखे। बिल्कुल। प्रभु हमारे साक्षी हैं, हम भी अवसरों के साक्षी बने। वे अवसर स्वयं परमात्मा ही हैं जो आपके समक्ष आएंगे। आप तैनात रहें, आप अपनी चौकसी बना के रखें। बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज़, अब आप बोलेंगे कहना तो बहुत आसान है कि जब तक मिले ना वहाँ रहो। भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? 250 रुपये रोज देना है। और उसके बाद खाना भी तो खाऊंगा। बिल्कुल। एक टाइम तो खाऊंगा ना। बिल्कुल। 100 रुपये, अब ठीक है सस्ता है मुंबई में खाना, 100 रुपये तो का पेट भरना है मुझे, तो ये कहाँ से लाऊंगा मैं? आप क्या करें, सुबह से शाम तक तो ऑफिस में रहेंगे आप। 9 बजे ऑफिस खुलते हैं, कहीं 10 बजे खुलते हैं, तो 9 से और 5 बजे बंद हो जाते हैं। 9 से 5 आपकी ऑफिस दफ्तरों में भाग दौड़ रहेगी। 5 बजे के बाद आप वेटर का काम करिए। ये मैं कर चुका हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, सभी करते हैं। जितने भी साहिल हॉस्टल, सीमेंस हॉस्टल में हैं, सब यही करते हैं। शाम को आप वेटर का कार्य करें, ये शाम को ही होता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पे अनंत होटल्स हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जश्न मनाया जा रहा है, फंक्शन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, वहाँ पे वेटर का कार्य करें। ठीक है। ये लगभग वही होता है जब तक आप अपने दफ्तर से आएंगे तब तक ये कार्य शुरू होगा। तो 5 बजे यदि दफ्तर से आ रहे हैं तो 6 से 12 या 6 से 2 बजे तक का ये कार्य होगा। वेटर का कार्य करें, केटरिंग में कार्य करें। ठीक है। इससे एक तो भोजन मिल गया, 100 रुपये वहाँ के बच गए। दूसरा, जो आपकी दिहाड़ी बनी, ठीक है ना, उतने ही पैसे आपने प्रतिदिन रहने के देने थे। तो ये कार्य भी हो जाओगे आपका। बिल्कुल, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। अधिकतर लोग तो ये सोचते हैं यार किस्मत ही खराब है यार, एक तो गाइडेंस नहीं मिली, थोड़े बहुत पैसे थे, कोर्स में लगा दिए, पता था नहीं, नौकरी भी नहीं है, माता पिता क्या सोचेंगे यार, क्या करूँगा यार मैं, क्या हो गया मेरे साथ ऐसे ही होता है यार। ओ क्या बढ़िया लगा आपको नॉर्मल बात करते हुए देख के। नॉर्मल लोगों की तरह मजा ही आ गया। सॉरी। ये गलत विचारधारा है। ये कदम ही गलत उठा लिया। ये आपकी ऊर्जा है गलत दिशा में रहेगी। पुरुषार्थ करें, स्वयं को प्रेरित करें, अंतर प्रेरणा जगाएं। प्रभु आपके साथ है, कुल ब्रह्मांड आपके साथ है। प्रभु चाहते हैं कि आप जीतें। ठीक है। तो अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आप सच में महाभारत के नरेटर बन सकते हो कसम से। वो क्या बोलता है, अपने अंदर के को पहचानो। वो कृष्ण बोलते हैं, किसको बोलते हैं को पता नहीं, कृष्ण बोलते हैं किसी को, अंदर के कुछ किसी को पहचानो। बढ़िया बोलते हो आप। ऐसा महाभारत पढ़ लो यार आप एक बार, मतलब पढ़ के सुनाओ लोगों को, मजा आ जाएगा। मेरे को लग रहा है लोगों को, और मुझे भी, है ना, स्वयं को तो आएगा ही। गीता में जो श्लोक होते हैं, श्लोक पढ़ के सुनाओ, मजा आ जाएगा लोगों को। हाँ जी, ये बढ़िया सीरीज चालू कर सकते हो। मेरे कुछ चलचित्र हैं जिसमें दृश्य तो मैं जहाज का दिखा रहा हूँ, लेकिन पीछे संस्कृत का कोई ना कोई श्लोक बोल रहा हूँ, और उसके पश्चात उसका सरल अर्थ। हम बात कर रहे थे कठिनाई की। आप मेरे को ये बताइए, जो आप बता रहे हैं ये आपने खुद करी है जी? कितने महीने लगे आपको ये करने? कितने महीने तक किए आपने ये?
जी मेरे पे अनंत कृपा रही है प्रभु की सदा ही। मैं तो यहाँ मात्र 2-3 महीने रहा। 2-3 महीने में प्रभु ने द्वार खोले और मुझे दिख गए। कौन सी थी आपकी पहली जॉब? टगबोट वगैरह करना पड़ा या सीधा कार्गो मिल गई थी? जी मुझे कार्गो मिल गई थी। मेरे साथ अनेक अनेक रूप में प्रभु ने सहायता करी। हाँ जी। मुझे तो शुरू से ही कार्गो शिप्स मिले। हाँ जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कूल। थैंक यू सो मच फॉर आपका धन्यवाद। डूइंग ऑल ऑफ दिस। और मुझे बाकी तो नहीं पता देखो कॉन्वर्सेशन कैसी है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ मेरी हिंदी बेटर हो गई है। जस्ट किडिंग। बहुत सारी चीज़ें सीखी है आपसे। मैं ऑलरेडी मर्चेंट नेवी के टॉपिक पे कर चुका हूँ, बट फिर भी ये टॉपिक ऐसा है कि ये इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आज पता चली हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू नो गिविंग अस ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। मेरे को लग रहा है जो भी देखेंगे इस कॉन्वर्सेशन को उनको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी है। बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड मे बी हम वापस मिलेंगे। और डेफिनेटली एक बार मैं वापस करना चाहूँगा आपके साथ कुछ चीज़ें जो अगर हमसे छूट गई होंगी तो हम बिल्कुल करेंगे। आपका अनुभव कैसा रहा इफ़ यू वांट टू? जी आप धन्य हैं जो आपने यहाँ पे बुलाया। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत अच्छा अनुभव आपने प्रदान किया। और जैसे मैंने कहा प्रभु हमारे साक्षी हैं और ये हमें अवसर प्रदान करते रहते हैं। यदि हम अवसरों के प्रति साक्षी बने रहें तो आप अवसर रूप में आए। अवसर स्वयं प्रभु होते हैं, तो आपके भीतर के प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ग्रेट मीटिंग यू। चलो।